हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम बात करने वाले हैं लिनक्स बेसिक्स। तो जो लास्ट दो वीडियोस थे हमारे, उसके अंदर हमने इंस्टॉलेशन देखा था और आज हम देखने वाले हैं लिनक्स के बेसिक्स। तो मैं आपको कंप्लीट जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि हमारे जो एंटायर कोर्स के अंदर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाले हैं वो है काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? और इसे ही हम यूज़ करने वाले हैं वो आपको आज पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपको सभी चीज़ें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे यूज़ करोगे, जो भी इसके जो फाइल सिस्टम है वो क्या है, कैसे है, और जो कमांड्स है वो हम कैसे रन कर सकते हैं और कौन-कौन सी कमांड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आपको इस वाले वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? और वो भी एकदम बेसिक से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप एथिकल हैकिंग स्टार्ट करते हो या सीखते हो पहली बार, तो आपको जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप हमेशा से विंडोज़ ओएस या फिर मैक ओएस यूज़ करते आ रहे होगे, लेकिन जो लिनक्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट है इन दोनों ओएस से। क्योंकि इसके अंदर हम जो काम करते हैं वो ज़्यादातर हम 90% काम हम टर्मिनल के ऊपर करते हैं। तो टर्मिनल को आपको एग्जैक्टली समझना है, तो सबसे पहले आपको लिनक्स क्या है, उसका जो फाइल सिस्टम क्या है वो समझना होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अभी हम बात करते हैं कि इस वाले वीडियो के अंदर आप सीखने क्या वाले हो, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि लिनक्स क्या होता है, लिनक्स की हिस्ट्री में आपको बताऊँगा, और फिर हम देखेंगे कि लिनक्स ओएस और विंडोज़ के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर करूँगा एंड देन फिर आपको कई सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ जाएगी लिनक्स के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो लिनक्स है, वो एथिकल हैकिंग के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, उसको मैं आपको क्लियर करूँगा। और फिर हम जो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनमें से हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एकदम कंप्लीटली यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? हम इसी को अभी प्रॉपर्ली यूज़ करना सीखेंगे, कैसे कमांड्स रन करते हैं, कौन-कौन सी कमांड्स होती है, वो सब कुछ आपको डिटेल में मैं बताऊँगा। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ सिस्टम, व्हाट इज़ यूज़र, टाइप्स ऑफ यूज़र्स एंड व्हाट इज़ शेल। ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे बताऊँगा, जिन्हें कि आपको ये क्लियर हो जाएँगे। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा लिनक्स का फाइल सिस्टम और लिनक्स के कमांड्स। तो ये लास्ट में हम देखेंगे और ये मैं आपको प्रॉपर्ली तरीके से समझाने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं एक बेसिक सवाल से कि व्हाट इज़ लिनक्स। अभी लिनक्स क्या होता है मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ। तो सबसे पहले ये समझो कि लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि वो एक कर्नल है। अभी ये जो लाइन है थोड़ी सी शॉकिंग हो सकती है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि लिनक्स ओएस, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लिनक्स एक कर्नल है, अभी बिगिनर्स के लिए है, ठीक है? तो लिनक्स एक कर्नल है बेसिकली। अभी मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ आगे, तो बस समझते जाओ, ठीक है? तो देखो, अभी कर्नल क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। हमने कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो कर्नल का काम क्या होता है, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन के अंदर कम्युनिकेशन करवाना है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, ये एक एप्लीकेशन लेयर है हमारी, ठीक है? अभी ये एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन कोई भी हो सकता है, कोई आपका ब्राउज़र हो सकता है, ठीक है? या कोई वीएस कोड सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे पावर पॉइंट हो गया, ठीक है? ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उन्हें हम एप्लीकेशन कहते हैं बेसिकली। और यहाँ पर होता है एक हमारा हार्डवेयर, राइट? मैंने आपको बताया था ना कि सिस्टम 2 चीज़ों से बनता है, एक एप्लीकेशन से और हार्डवेयर से, ठीक है? ये कंप्लीट सिस्टम है। बट लेकिन अभी एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में डायरेक्टली इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है? इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर बीच में एक लेयर होती है। वो कौन होती है? वो होता है हमारा कर्नल। कर्नल और यहाँ पर इस तरह से इनका कम्युनिकेशन होता है। एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट आती है कर्नल के पास और कर्नल उस रिक्वेस्ट को भेज देता है हार्डवेयर के पास एंड देन हार्डवेयर से जो भी आउटपुट हमें आएगा, वो हमारे पास एप्लीकेशन के पास आ जाएगा, ठीक है? अभी हार्डवेयर के अंदर क्या-क्या होता है, हमारा सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, ठीक है? और जो भी डिवाइसेज़ होते हैं वो होते हैं। ये सभी चीज़ें होती है हार्डवेयर के अंदर। तो यहाँ पर बीच में कौन काम कर रहा है? कर्नल काम कर रहा है। यानी जो भी चीज़ें कर रहा है कर्नल, वो क्या कर रहा है कि सीपीयू को मैनेज कर रहा है, मेमोरीज़ को मैनेज कर रहा है। अगर हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है? जैसे ब्राउज़र है, अभी ब्राउज़र को मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, उसे रैम के अंदर रन होना पड़ता है, उसे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब कुछ कौन देता है उसे? कर्नल प्रोवाइड करता है। किससे? हार्डवेयर से। वो हार्डवेयर के पास जाएगा और उसको मेमोरी एलोकेट कर देगा ब्राउज़र को, अगर उसको मेमोरी की नीड है। और एक टाइम पे अगर हम मल्टीपल यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो कर्नल उन्हें एफिशिएंटली मैनेज करता है। कौन से जो एप्लीकेशन है उसको कितनी मेमोरी देनी है। जब कोई एप्लीकेशन का काम खत्म हो जाए, जैसे आपने ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र यूज़ करना आपका खत्म हो गया, तो उसे मेमोरी से डीएलोकेट करना, यानी मेमोरी से निकालना, मेमोरी को फ्री करना,
यानी दूसरे जो एप्लीकेशन है वो रन कर पाए। तो इसीलिए मेमोरी को फ्री करना, तो ये सब कुछ काम कौन करता है? वो करता है कर्नल। अभी कर्नल का काम आपको समझ में आ गया कि कर्नल क्या है? एक सिस्टम का इंजन है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर अभी लिनक्स क्या है? वो भी एक कर्नल ही है। उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक नहीं कहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम वो कब कहेंगे, मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो तब बनता है जब उसके अंदर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स ये जब कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है? एक लिनक्स के अंदर। यानी ये जो लिनक्स हमारा जो कर्नल है, इसे ये क्या है? लिनक्स कर्नल है। ये जब सभी चीज़ें कंबाइन हो जाती है, तब बनता है बेसिकली हमारा एक ओएस। और इस ओएस, ये जो ओएस होता है ना, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं लिनक्स का। अभी कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन है इसके, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे काली लिनक्स, पैरेट ओएस, उबंटू। ये कॉमन जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेनली हम यूज़ करते हैं, तो वो ये है। अभी ये अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से हम जो काली लिनक्स ओएस है वो हम मेनली यूज़ करते हैं इथिकल हैकिंग के अंदर। और पैरेट ओएस का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सिक्योर और इसका थोड़ा अलग पर्पज़ है, और इसका जीयूआई थोड़ा फंक्शनैलिटी वगैरह वगैरह थोड़ा अलग है, ठीक है। और काली लिनक्स जो है, इसके अंदर हमें इथिकल हैकिंग के लिए, पेन टेस्टिंग के लिए कुछ प्री इंस्टॉल टूल मिलते हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर काली लिनक्स को प्रेफर करते हैं। और उबंटू को तो हम यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि ये लर्निंग पर्पस के लिए है और इसका थोड़ा अलग पर्पस है। अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें से हम मेनली फोकस करेंगे काली लिनक्स पर, और बाद में मैं आपको पैराटॉइज भी सिखा दूंगा। तो अभी आपको इतना क्लियर हो गया कि लिनक्स एक कर्नल है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनता है? जब लिनक्स का कर्नल, ठीक है, लिनक्स का कर्नल और उसके साथ कुछ फीचर्स जैसे टूल्स, कोई फंक्शंस और सॉफ्टवेयर्स वगैरह जब कंबाइन होते हैं, तब वो बनता है एक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कि कहेंगे हम लिनक्स ओएस। अभी यहाँ पर आपको ये क्लियर है, तो अभी हम थोड़ा इसको क्लियर कर देते। तो अभी बात करते हैं थोड़ा और इसको डीपली समझते। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब मैंने आपको बताया कि वो पहले तो सिर्फ लिनक्स वो क्या है? एक कर्नल है, और उसके साथ जब हम सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स वगैरह जब कंबाइन करते हैं, तब वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, ठीक है। और वो इस तरह से, यानी जो काली लिनक्स है वो एक्चुअल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पैरेट ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट लेकिन ओनली लिनक्स वो क्या है? एक कर्नल है। आपको इतना भी क्लियर हो गया? ओके, तो अभी बात करते हैं आगे। तो देखो, जो लिनक्स ओएस होता है वो ओपन सोर्स है, यानी जब उसे बनाया गया था तो उसे ओपन सोर्स कर दिया गया था। अभी इसकी थोड़ी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि ओपन सोर्स करने के बाद फिर क्या क्या चीज़ें हुई एंड कैसे जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है वो बने। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले समझो कि लिनक्स जो है वो एक मल्टी यूज़र को भी सपोर्ट करता है और मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मल्टी यूज़र का मतलब होता है कि एक जो मशीन है उसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स होंगे और उनका एक अलग इन्वायरमेंट होगा, ठीक है? ऐसा एक सिस्टम है सपोज़ करो, और ये एक यूज़र है, ये एक यूज़र है, ये एक यूज़र है, और इन सब का अलग-अलग इन्वायरमेंट है। यहाँ पर ये अपना काम करेगा, यहाँ पर ये अपना काम करेगा, और अलग-अलग यूज़र्स होते हैं। अभी लिनक्स के अंदर 3 टाइप के यूज़र्स होते हैं। 3 टाइप के यूज़र्स हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मल यूज़र हो गया, ठीक है? नॉर्मल यूज़र्स यानी आप, और एक होता है एडमिन यूज़र, जिसे कि हम कहते हैं बेसिकली रूट यूज़र, और एक होता है हमारा सिस्टम यूज़र। अभी सिस्टम यूज़र क्या होता है? ये सिस्टम के बैकग्राउंड में काम करते हैं, अलग अलग सर्विसेज रन करते हैं। जो बैकग्राउंड में सर्विसेज रन हो रही होती है ना, तो वहाँ पर सिस्टम यूज़र्स काम करते हैं, और उनका स्पेसिफिक काम अलग अलग होता है। तो मैं आपको ये जो तीनों यूज़र है, ये जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना, तब आपको और क्लियर होगा। बस अभी इतना समझो कि लिनक्स के अंदर मल्टी यूज़र सपोर्ट करता है, और 3 टाइप के यूज़र्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल यूज़र, एक होता है रूट यूज़र, और एक होता है सिस्टम यूज़र। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। तो लिनक्स जो है वो काफ़ी सिक्योर है और स्टेबल है। अभी सिक्योर क्यों है? क्योंकि ये मल्टी यूज़र को सपोर्ट करता है, यानी अगर कोई एक यूज़र हैक हो जाए तो दूसरे यूज़र का डेटा हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। उसके लिए टेक्निक्स होती है, उसे कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। वो टेक्निक हम आगे बात करेंगे, वो काफ़ी यूज़ होती है, तो वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा, तब आपको और ज़्यादा वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और दूसरा क्या था कि ये मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करता है। अभी मल्टीटास्किंग का मतलब सिंपल है कि एक टाइम पर मल्टीपल काम करना है। जैसे कि आप एक टाइम पे कमांड्स रन कर रहे हो, ठीक है? लिनक्स के अंदर एक टाइम पे आप कमांड्स रन कर रहे हो, और एक टाइम पे आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे ब्रेव ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, और उसके साथ-साथ कुछ बैकग्राउंड में सर्विसेज चल रही होती है। तो ये क्या हो रहा है, एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें हो रही है यहाँ पर। तो वो काम कौन करता है? लिनक्स करता है, और ये जो काम होता है वो शेड्यूलर करता है लिनक्स का। वो वहाँ पर बताता है कि कौन-सा सॉफ्टवेयर कितनी देर तक चलेगा और कैसे चलेगा, वो सब कुछ कौन करेगा? वहाँ पर लिनक्स का शेड्यूलर करेगा, और वो डिसाइड करेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर है कि लिनक्स जो है
वो मल्टी यूज़र भी है और मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करता है और लिनक्स जो है वो सिक्योर भी है। और अभी के टाइम पे लिनक्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एथिकल हैकिंग के अंदर और सर्वर्स के अंदर। मल्टीपल जो वेब सर्वर्स है वो लिनक्स पे होस्ट होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है, तो वो आपको आगे धीरे-धीरे क्लियर होता जाएगा, ओके? तो अभी हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को अगर आप समझ गए ना, तो फिर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसके बारे में आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या है बेसिकली वो। तो मैं आपको इसे क्लियर करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझो और मैं आपको स्टोरी से बताने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो, एक टाइमलाइन के साथ बताता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि डेवलप हुआ था 1969 के अंदर। और ये जो यूनिक्स ओएस था, ठीक है? ये काफ़ी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम का, और ये काफ़ी स्टेबल भी ओएस था। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि ये जो यूनिक्स ओएस है, ये पेड था, ठीक है? यानी ये फ्रीली अवेलेबल नहीं था। कोई भी इसे यूज़ नहीं कर सकता था, ये कमर्शियल था, पैसे पे करो, या फिर इसका जो सोर्स कोड था, वो पब्लिक नहीं था, ओके? ये पेड ऑपरेटिंग सिस्टम था, फ्रीली अवेलेबल नहीं था। ये प्रॉब्लम था वहाँ पर। फिर क्या हुआ 1991 के अंदर, जो लाइनस टोवर्ड्स नाम का एक स्टूडेंट था, ठीक है? और उसने क्या किया, अपना एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। और उसका गोल क्या था? उसका गोल सिंपल था कि उसको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो यूनिक्स जैसा ही पावरफुल हो, लेकिन सबके लिए एक्सेसिबल हो, सबके लिए फ्री हो। और यही से बेसिकली लिनक्स स्टार्ट होता है। फिर क्या हुआ 1991 के अंदर, जो उसने लिनक्स कर्नल बनाया था, तब वो सिर्फ क्या कर सकता था, सीपीयू को मैनेज कर सकता था, मेमोरी को मैनेज कर सकता था और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता था। वहाँ पर कुछ जीयूआई नहीं था और कुछ जो बेसिक टूल्स है लाइक फाइल मैनेजर, कमांड्स, एप्लीकेशन, वो नहीं थे, ठीक है? 1991 के अंदर। तो फिर जो 1992 आया, तो यहाँ पर जो लिनक्स का टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ, लिनक्स को जो है वो ओपन सोर्स बना दिया गया, यानी जीपीएल लाइसेंस के अंडर उसको पब्लिक कर दिया गया। अभी उसका जो कोड है वो कोई भी देख सकता था, उसे मॉडिफाई कर सकता था और अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकता था और यूज़ भी कर सकता था। तो ये काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट था लिनक्स का। तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, दुनिया भर के जो डेवलपर्स है और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, उन्होंने क्या किया, लिनक्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। और टाइम के साथ लिनक्स जो है वो इतना पावरफुल बन गया कि लिनक्स मतलब जो सर्वर्स है उनका बैकबोन बन गया, जो क्लाउड सिस्टम है उसका भी बेस है ये। और एंड्रॉयड जो है वो भी लिनक्स पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसी शुरुआत हुई थी लिनक्स की। यानी क्या हुआ 1991 के अंदर लिनक्स को मतलब कर्नल बनाया गया, उसके अंदर जो सीपीयू मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करना, वो सभी चीज़ें हो रही थी, ओके? और वो काफ़ी पावरफुल था यूनिक्स की तरह ही। और फिर जब 1992 के अंदर लिनक्स को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया गया, यानी उसे उसका जो सोर्स है वो ओपन सोर्स कर दिया गया, तब क्या हुआ, यहाँ पर जो मतलब अलग-अलग जो डेवलपर्स है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है, उन्होंने खुद यहाँ पर लिनक्स को इम्प्रूव किया। उसके अंदर फीचर्स ऐड किए, टूल्स ऐड किए और फिर जाकर लिनक्स जो है वो एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बना। जैसे अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशंस बने उसके, जैसे काली लिनक्स बना, उबंटू बना, पैराटॉइज बना, ये अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशंस वहाँ पर बनते गए, ठीक है? तो अभी आपको इतना क्लियर है कि 1991 के अंदर लिनक्स का सिर्फ उन्होंने एक कर्नल बनाया था, ठीक है? फुल ओएस वहाँ पर नहीं बनाया था। फिर क्या हुआ 1992 के अंदर, जब इसे ओपन सोर्स कर दिया गया, तो अलग-अलग जो डेवलपर्स है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है, तो उन्होंने इसके अंदर फीचर्स ऐड किए, अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए, जैसे काली लिनक्स बनाया, पैराटॉइज बनाया, उसके अंदर फीचर्स ऐड करे, टूल्स ऐड करे, तब जाकर जो लिनक्स है, उसे हम कंप्लीट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, यानी उसे कहा जाता है बेसिकली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी आपको लिनक्स की हिस्ट्री एकदम क्लियर हो गई होगी। अभी हम इसको और समझेंगे, देन और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ लिनक्स वीएस विंडोज़। अभी ये थोड़ा-सा डिफरेंस है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखो, लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स ओएस है, ठीक है? और विंडोज़ क्या है, क्लोज़ सोर्स है, यानी ये कमर्शियल है। इसके लिए यूज़ करने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं और इसका जो सोर्स कोड है, वो पब्लिक नहीं होता है। यानी इसका सोर्स कोड कोई मॉडिफ़ाई नहीं कर सकता, अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज़ वगैरह यहाँ पर नहीं किया जा सकता। और जो लिनक्स ओएस है, उसे हम फुल कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो टर्मिनल है उसका हमें फुल एक्सेस होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और विंडोज़ जो होता है, वो लिमिटेड एक्सेस देता है हमें, हम फाइल्स को चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है हम उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके लिए हाई प्रिविलेज चाहिए होता है, तो वो हम इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें परमिशंस वगैरह चाहिए होती है। तो वो विंडोज़ के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिनक्स के अंदर सभी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि हम कोई भी फाइल को अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और आप लिनक्स के अंदर डायरेक्टली टर्मिनल के थ्रू जो सिस्टम है उसको कंट्रोल कर देते हो। और इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो लिनक्स जो है वो जनरली ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग परमिशंस होती है और ओपन सोर्स होने की वजह से वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। और विंडोज़ में भी सिक्योरिटी होती है,
लेकिन वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और जीयूआई बेस्ड है, ठीक है? आप मोस्टली यूज़ करते होगे तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर आइकन्स वगैरह आपको एकदम दिखते हैं, प्रॉपर्ली आप यूज़ कर सकते हो जीयूआई बेस्ड है। लेकिन जो लिनक्स है उसे हम बेसिकली टर्मिनल के थ्रू ही यूज़ करते हैं और उसके थ्रू उसको ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। और लिनक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉरवर्ड स्लैश से, मतलब इसका जो सिंगल रूट है वो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है और फिर अंदर इसके जो सिस्टम फाइल्स है वो आती है। और विंडोज़ के अंदर मल्टीपल ड्राइव्स होती है, सी ड्राइव्स के अंदर, डी ड्राइव्स के अंदर आपका डेटा होता है, ठीक है? अब ये फाइल सिस्टम क्या होता है वो जब आपको मैं आगे बताऊँगा तब ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये स्ट्रक्चर वाला पॉइंट, ओके? तो देखो अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जो मोस्ट ऑफ द टूल्स होते हैं, हैकिंग टूल्स, वो बेसिकली लिनक्स के लिए ही डिज़ाइन किए होते हैं। और लिनक्स का इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल होता है, जिसे टेस्टिंग और ऑटोमेशंस के लिए ईज़ी होता है। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जनरली लिनक्स को प्रेफ़र करते हैं, स्पेशली काली लिनक्स जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस को। तो अभी आपको बस इतना क्लियर होना है कि विंडोज़ जो है वो बिगिनर्स के लिए ईज़ी होता है, लेकिन जो लिनक्स होता है वो प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि आप उसके सिर्फ यूज़ नहीं करते, उसे कंट्रोल करते हो। तो अगर आप इथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो लिनक्स आपका एक वेपन बन जाता है। तो इसे हम आगे और क्लियर करूँगा मैं धीरे-धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि व्हाई लिनक्स बेसिकली यूज्ड इन एथिकल हैकिंग। अभी एथिकल हैकिंग के लिए लिनक्स ही क्यों यूज़ होता है? तो सबसे पहला रीज़न है कि इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल टूल मिल जाते हैं। और लिनक्स स्पेशली काली लिनक्स के अंदर आपको ऑलरेडी बहुत सारे सिक्योरिटी प्री इंस्टॉल टूल होते हैं, जैसे एनमैप, बर्पसूट, मेटास्प्लॉइटेबल। और मतलब आपको अलग-अलग सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? अलग-अलग टूल्स आपको खुद से इंस्टॉल नहीं करना, खुद से उसे सेटअप नहीं करना, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि कंट्रोल, लिनक्स आपको कंट्रोल प्रोवाइड करता है। आप कमांड लाइन के थ्रू डायरेक्टली सिस्टम के अंदर काम कर सकते हो, जो हैकिंग और टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। अभी लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने यूज़ केस के हिसाब से। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लिनक्स का जो परमिशन सिस्टम होता है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जो आपको सिक्योरिटी कंसेप्ट्स के लिए प्रैक्टिकल समझने में हेल्प करता है। तो ये जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। इन्हीं जो फीचर्स की वजह से जो लिनक्स है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल और एथिकल हैकर्स के दौरान, और इसी को वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो सिंपल है कि अगर आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो लिनक्स आपका प्राइमरी इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आपको अभी ये भी क्लियर हो गया। तो जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस है उन्हें मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर बता देता हूँ, जिन्हें कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लिनक्स सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है? और लिनक्स के अलग-अलग वेरिएंट से, अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन से, जब हम लिनक्स के साथ अलग-अलग टूल्स, अलग-अलग फीचर्स, सॉफ्टवेयर्स को जब हम इंक्लूड करते, तब वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। और अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑलरेडी बनाए गए हैं, जैसे काली लिनक्स, पैराटॉइस, उबंटू। ये जो 3 डिस्ट्रीब्यूशंस है, आप इसे अलग-अलग वर्जन्स भी कह सकते हो। अभी मैं आपको क्विकली एक-एक डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताता हूँ। अभी सबसे पहले बात करते हैं काली लिनक्स की। अभी ये स्पेशली एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर आपको ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ जो सिक्योरिटी टूल्स है वो प्री इंस्टॉल होते हैं, और इसीलिए जो हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है वो लिनक्स को प्रेफर करते हैं। और जो उबंटू है ये बेसिकली बिगिनर फ्रेंडली होता है। और अगर आप लिनक्स स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप उबंटू से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? ये काफ़ी ईज़ी होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लिनक्स से ही स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको लिनक्स को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कोई भी डाउट और कुछ भी समझने में दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब ये जो चीज़ें थी वो थ्योरेटिकल थे, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई होगी, लेकिन आगे जाकर वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अभी जो तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है पैराटॉइस। तो ये भी काली लिनक्स जैसा ही सिक्योरिटी फोकस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें प्राइवेसी और लाइट वेट परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और तीनों का अलग-अलग पर्पस है, तो मेनली हम लिनक्स को यूज़ करने वाले हैं, तो इस पर ही अभी फोकस करने वाले हैं। मैंने आपको क्विकली उबंटू भी बता दिया और पैराटॉइस भी बता दिया है। तो अभी आपको एक शॉर्टली बता देता हूँ कि लिनक्स जो है वो हैकिंग के लिए यूज़ होता है, और उसके अंदर सिक्योरिटी टूल्स आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं। और उबंटू जो होता है वो लर्निंग एंड जनरल जो यूज़र्स होते हैं उसके लिए हम उबंटू यूज़ करते हैं। और अगर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी चाहिए तो आप पैराटॉइस यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं काली लिनक्स। तो हमारे इस कोर्स के अंदर हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं काली लिनक्स का, ओके? तो अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है उन्हें मैं आपको क्लियर करता हूँ, और ये कंसेप्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे तब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ही उसमें बता देता हूँ कि यार क्या होता है सब कुछ। तो सबसे बेसिक है कि व्हाट इज सिस्टम। अभी मैंने सिस्टम के बारे में तो आपको बताया था, इससे बताने की कोई ज़रूरत नहीं अभी कि सिस्टम क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और वो दोनों मिलकर कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं उन्हें हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है? अभी कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर, ठीक है? और वो दोनों मिलकर काम करते हैं। ये होता है बेसिकली सिस्टम। अभी हार्डवेयर के अंदर क्या आता है, सीपीयू, रैम, कीबोर्ड,
एक्सेट्रा आता है, ठीक है, माउस वगैरह। और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको क्लियर है, अभी इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा आगे लेते हैं। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूज़र। अभी ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, उसको थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि लिनक्स के अंदर मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि यूज़र क्या होता है। तो यूज़र क्या होता है, यूज़र एक आइडेंटिटी होती है जो सिस्टम को यूज़ करती है। अभी वो कोई भी आइडेंटिटी हो सकती है, उसके अंदर पर्सन हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकती है। और जो भी चीज़ें है जैसे पर्सन या प्रोसेस वो सिस्टम के साथ अगर इंटरेक्ट करती है, तो सिस्टम उसे एक आइडेंटिटी असाइन करता है, और उसी आइडेंटिटी को हम कहते हैं यूज़र। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि एक लैपटॉप है, ठीक है, आप जब अपने लैपटॉप के ऊपर लॉगिन करते हो, तो आपको अपना यूज़र नेम वहाँ पर देना होता है। और जो यूज़र नेम होता है वो होता है आपकी आइडेंटिटी, यानी जो सिस्टम है आपको उस आइडेंटिटी से रिकॉग्नाइज करता है कि आप कौन हो। और वैसे ही लिनक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के यूज़र्स होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 3 टाइप के यूज़र होते हैं। एक होता है नॉर्मल यूज़र, एक होता है रूट यूज़र, और एक होता है सिस्टम यूज़र्स। अभी मैं आपको एक-एक को क्लियर करता हूँ कि क्या काम है इन यूज़र्स का। तो सबसे पहले नॉर्मल यूज़र की बात करते हैं। अभी नॉर्मल यूज़र वो होता है जो सिस्टम को डेली यूज़ करता है, ठीक है? एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप अपने लैपटॉप में लॉगिन करते हो, फाइल्स को क्रिएट करते हो, फ़ोल्डर्स को मैनेज करते हो, या फिर इंटरनेट के साथ इंटरैक्ट करते हो, यानी इंटरनेट के ऊपर वीडियोज़ वगैरह ब्राउज़िंग वगैरह करते हो। ये क्या हो गया, नॉर्मल टास्क हो गए, जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हो। तो ये जो यूज़र होता है वो होता है नॉर्मल यूज़र, ठीक है? और नॉर्मल यूज़र की कुछ लिमिटेशन होती है, यानी वो सिस्टम के कुछ क्रिटिकल जो पार्ट्स होते हैं उन्हें मॉडिफ़ाई नहीं कर सकता है। जैसे सिस्टम की जो फाइल्स होती है उन्हें वो चेंज नहीं कर सकता है। कुछ जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हें वो इंस्टॉल नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हें इंस्टॉल करने के लिए परमिशन चाहिए होती है। अभी जब परमिशन की बात आती है, तब आता है हमारे पास रूट यूज़र। अभी जो रूट यूज़र होता है, वो सिस्टम का एडमिन होता है। जैसे विंडोज़ के अंदर आपने देखा होगा, देखिए नॉर्मल यूज़र होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है। जब भी आप करते हो ना राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी आप उस एप्लीकेशन को पूरी परमिशन दे रहे हो सिस्टम यूज़ करने की। तो वैसे ही लिनक्स के अंदर भी वो रूट यूज़र होता है, और उसे हम एडमिन भी कहेंगे। अभी जो रूट यूज़र होता है, इसके पास फुल कंट्रोल होता है, यानी वो सिस्टम के ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकता है। मतलब मैं कैसे बताता हूँ आपको, देखिए, कोई भी फाइल को वो एक्सेस कर सकता है, किसी भी यूज़र की फाइल को एक्सेस कर सकता है, सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज कर सकता है, और कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या फिर उसे रिमूव भी कर सकता है, और किसी भी यूज़र को वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? ये काम कौन करता है? रूट यूज़र करता है। यानी आप कह सकते हो कि रूट यूज़र लिनक्स का पूरा एक बॉस समझ सकते हैं, उसके पास पूरा कंट्रोल होता है, वो किसी को भी मैनेज कर सकता है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो आपको वहाँ पर सूडो लिखकर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी आप उसे टेम्परेरीली जो रूट प्रिविलेज है, वो असाइन कर रहे होते हो। प्रिविलेज का मतलब होता है उसके पास यूज़ करने की उसकी पावर्स। तो सिंपल वर्ड्स में, जो नॉर्मल यूज़र होता है, उसके पास लिमिटेड एक्सेस होता है, और जो रूट यूज़र होता है, उसके पास फुल कंट्रोल होता है। तो चलिए अभी इसको क्लियर करता हूँ, और नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम यूज़र की। अभी सिस्टम यूज़र ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये रियल ह्यूमंस नहीं होते, बल्कि सिस्टम के अंदर बैकग्राउंड में काम करने वाले कुछ यूज़र्स होते हैं। अभी इसके अंदर मैं एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। कुछ डब्ल्यू डेटा नाम से एक यूज़र होगा, जो क्या करेगा, जो वेब रिलेटेड जो डेटा है, वेब सर्वर को रन करेगा बेसिकली। तो ये काम किसका होता है? ये डब्ल्यू डेटा यूज़र का काम होता है। अभी मैं जब आपको ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना, तब आपको और क्लियर होगा। और जो सेकंड यूज़र होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल। अभी इसका काम क्या होता है, जो डेटाबेस होता है, ठीक है, डीबी, तो उसको हैंडल करने का काम इस यूज़र का होता है, माई एसक्यूएल का। और तीसरा एक होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डायमॉन नाम से एक यूज़र है, जो कि बैकग्राउंड की जो सर्विसेज है उन्हें रन करता है, ठीक है। और ये अलग अलग यूज़र्स है, बहुत सारे यूज़र्स है, मैंने आपको स्पेसिफिकली कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि कौन कौन से यूज़र्स है और उनका काम क्या है, ठीक है। तो अभी आपको इतना क्लियर है कि 3 टाइप के यूज़र्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल, रूट यूज़र, सिस्टम यूज़र, और उनके अलग-अलग काम होते हैं। और अभी आप कहोगे कि ये मल्टीपल यूज़र का काम क्यों है, ठीक है? तो इसका मेन रीज़न है सिक्योरिटी। अभी जैसे कि मैंने आपको सिस्टम यूज़र के बारे में बताया, तो सिस्टम यूज़र के अंदर जैसे कि जो डेटा नाम से जो यूज़र है, ठीक है? इसका काम क्या है? जो वेब सर्वर है, उसको रन कराना, ठीक है? तो अभी जैसे कि मान के चलो, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तो वेब सर्वर क्या करता है, डायरेक्टली रूट यूज़र से रन नहीं होता है। जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, तो जो वेब सर्वर है वो डायरेक्टली रूट यूज़र से रन नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक सिस्टम यूज़र से, जैसे कि डेटा, इससे रन होगा, यानी इसके अंडर रन होगा। अभी इसका रीज़न है सिक्योरिटी। अगर कोई सर्विस हैक हो जाए, जैसे डेटा सर्विस हैक हो जाए, तो अटैकर
वही लिमिटेड रहे, वो बाकी जो हमारे यूज़र्स है उन्हें यहाँ पर अफेक्ट ना करे। जैसे नॉर्मल यूज़र का जो काम है वो डिस्टर्ब ना करे। रूट यूज़र मतलब अगर उसको रूट यूज़र मिल गया, ठीक है, अगर उसने www डेटा यानी हमारे वेब सर्वर को हैक कर लिया, तो डायरेक्टली रूट यूज़र को ना हैक कर ले, ठीक है, यानी वो रूट यूज़र के पास ना जाए। अगर वो रूट यूज़र के पास आ जाए तो उसके पास पूरा सिस्टम का कंट्रोल हो जाएगा फिर, और लिनक्स को प्रॉपर्ली फिर अपने हिसाब से यूज़ कर पाएगा, यानी जो सिस्टम है वो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा एंड उसके पास उसका कंट्रोल चल जाएगा। तो फिर इन्हीं रीजंस की वजह से बेसिकली अलग अलग यूज़र्स होते हैं। जैसे अगर उसने www डेटा को हैक कर लिया तो फिर इसकी जो प्रिविलेज है वो बस इतने तक ही सीमित रहेगी, ठीक है, वो बाकी जो यूज़र्स है उन्हें यहाँ पर अटेम्प्ट या फिर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, इन्हें भी बाईपास किया जा सकता है, यानी अगर रूट प्रिविलेज, अगर इसने www डेटा ने डायरेक्टली रूट परमिशन ले ली तो उसे कहा जाता है रूट प्रिविलेज एस्केलेशन। तो मैं आपको इसको थोड़ा आगे क्लियर कर दूंगा क्या होता है रूट प्रिविलेज एस्केलेशन। तो अभी मैं थोड़ा हैकिंग से इसको कनेक्ट करके आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो अटैकर ने नॉर्मल जो यूज़र है, ठीक है, नॉर्मल यूज़र अगर उसका एक्सेस ले लिया, अभी पहले वो फिर क्या करेगा, नॉर्मल यूज़र से ट्राई करेगा रूट बनने का। नॉर्मल यूज़र से वो ट्राई करेगा रूट यूज़र बनने का। अगर वो रूट यूज़र बन जाता है तो उसके पास हो जाता है पूरा कंट्रोल सिस्टम का, यानी सिस्टम को वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब नॉर्मल से जब वो रूट यूज़र बनता है तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। अब ये टेक्निक मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम की। तो लिनक्स फाइल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो और मैं आपको एकदम इसको क्लियर करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ फाइल सिस्टम। तो सिंपल वर्ड्स में फाइल सिस्टम जो होता है वो एक मेथड होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करता है फाइल्स, फोल्डर्स को स्टोर या उन्हें ऑर्गेनाइज या मैनेज करने के लिए। मतलब सिंपल, सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा होता है या फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में अरेंज होते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपके पास एक बुक का रैंडम स्टैक है, ठीक है, जिसके अंदर कि आपके 10,000 प्लस बुक रखे हुए हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक बुक को फाइंड करना है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे बुक्स है और इनमें अगर आपको फाइंड करना है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, और हो सकता है कि आपको स्पेसिफिकली वो बुक टाइम पे मिले ही ना, क्योंकि अगर 10,000 बुक्स है तो उनमें से आपको एक एक निकाल के देखना पड़ेगा कि ये बुक है या ये बुक है। तो ऐसा आपका टाइम भी जा रहा है और आपको बुक भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को एक ऑर्गेनाइज बुक शेल्फ में अगर उन बुक्स को रखते हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप उन्हें कैटेगरी वाइज रखोगे, ऑर्डर वाइज रखोगे, तो वो जो बुक है वो आपका इंस्टेंटली मिल जाएगा। जो भी बुक आपको चाहिए वो आप इंस्टेंटली फाइंड कर सकते हो और इजीली उसको निकाल के पढ़ सकते हो। तो यही बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस होता है अनऑर्गेनाइज सिस्टम और ऑर्गेनाइज सिस्टम में। अनऑर्गेनाइज सिस्टम में क्या होता है, डेटा स्कैटर्ड होता है, एक्सेस डिफिकल्ट होता है और सिस्टम काफ़ी स्लो और इनएफिशिएंट होता है। लेकिन ऑर्गेनाइज सिस्टम में हर एक फाइल एक प्रॉपर लोकेशन पर होती है, इजीली एक्सेस हो जाता है और सिस्टम फास्ट और इफ़िशिएंट होता है। और लिनक्स भी फाइल सिस्टम का यूज़ करता है जो कि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पर काम करता है। लिनक्स जो होता है वो एक ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जहाँ पर सब कुछ एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं रूट डायरेक्ट। मतलब सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स और जितने भी फोल्डर्स होंगे वो सब कुछ इस रूट डायरेक्टरी के अंदर अरेंज्ड होंगे। जैसे एग्जांपल से आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे डायरेक्टरीज है, कई सारे फोल्डर्स है। जैसे कि ये बूट है, बिन है, जैसे कि ये रूट डायरेक्टरी है, ये होम डायरेक्टरी है, ऐसे कई सारी डायरेक्टरीज होती है। तो यहाँ पर सिंपल इस एग्जांपल से समझो कि ये जो है डायरेक्टरी, ये हमारी रूट डायरेक्टरी है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है लिनक्स का। और यहीं से स्टार्ट होता है पूरे जो भी फोल्डर है, पूरा जो भी सिस्टम का स्ट्रक्चर है, वो इसी डायरेक्टरी के अंदर आता है। जैसे आपने विंडोज़ का फाइल सिस्टम देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका जो भी डेटा फाइल्स फोल्डर्स होते हैं वो सभी ड्राइव्स के अंदर अरेंज होते हैं। आपने पार्टीशन किया होता है, जैसे कि सी ड्राइव हो गया या फिर डी ड्राइव हो गया, इनके अंदर आपके जो डेटा होता है वो अरेंज होता है। सी ड्राइव के अंदर आपने देखा होगा आपके प्रोग्राम्स फाइल्स, विंडोज़ के कुछ फाइल्स, ऐसा होता है, राइट। और डी ड्राइव के अंदर आपके पर्सनल डेटा कुछ स्टोर हो सकता है। तो इस तरह से आपने पार्टीशन किया होता है विंडोज़ के अंदर। लेकिन लिनक्स के अंदर क्या होता है, जो सब कुछ स्टार्ट होता है वो एक रूट डायरेक्टरी से होता है, एक फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। अब ये भी एक एग्जैक्टली डायरेक्टरी होती है और इसके अंदर आपके कई सारे अलग अलग फोल्डर्स, कई सारे अलग अलग डायरेक्टरी आती है, राइट। तो मतलब लिनक्स में सब कुछ कनेक्टेड होता है एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू। और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो सिस्टम को पावरफुल बनाता है बेसिकली। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझो,
फाइल सिस्टम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता है, ये सिक्योरिटी भी हैंडल करता है। और ये डिसाइड करता है कि कौन फाइल एक्सेस कर सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। और यही कंसेप्ट बेसिकली परमिशन के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। अब इसको थोड़ा हैकिंग से मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। जैसे कि हैकिंग में सबसे पहला स्टेप होता है सिस्टम को समझना। और सिस्टम को समझने का बेस्ट वे है फाइल सिस्टम को समझना, क्योंकि फाइल सिस्टम एक मैप की तरह होता है जो बताता है डेटा कहाँ स्टोर्ड है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर है, लॉक्स कहाँ मिलेंगे और वल्नरेबिलिटीज़ कहाँ हो सकती है। ये सब कुछ आपको आपका जो फाइल सिस्टम है वो बताता है, क्योंकि हर एक डायरेक्टरी का काम अलग अलग है, सभी का काम डिफरेंट है और सबको मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। देन आपको एक पूरा मैप मिल जाएगा आपके लिनक्स फाइल सिस्टम का। तो सिंपल अभी आपको इतना क्लियर है कि फाइल सिस्टम सिर्फ स्टोरेज या सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट है। और अगर आप फाइल सिस्टम समझ गए तो आप सिस्टम को अंदर से समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड देन मैं आपको एक एक फाइल को एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली। और हम थोड़ा पाथ का जो फॉर्मेट है वो देखते हैं। जैसे विंडोज़ के अंदर हम किसी भी फाइल का जो पाथ देते हैं वो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर देते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले पार्टीशन होता है, उसके बाद जो भी डायरेक्टरी है वो, और जो भी फाइल हमें चाहिए होती है वो, राइट। और यहाँ पर हम बैक फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन लिनक्स के अंदर हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे। कोई भी अगर हमें फाइल को एक्सेस करना है या पाथ देनी है तो वहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये हमारा एग्जैक्टली रूट डायरेक्टरी होता है। जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, यही हमारा रूट डायरेक्टरी होता है एंड इसके अंदर अलग अलग फिर हमारे फोल्डर्स एंड फाइल्स आते हैं। लेकिन विंडोज़ के अंदर कैसा होता है, हमारा जो होता है फाइल्स का जो सिस्टम होता है वो पार्टीशंस के अंदर मैनेज होता है, ठीक है। आप अलग अलग पार्टीशंस क्रिएट करते हो, जैसे सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। इस तरह से आप अलग अलग पार्टीशंस क्रिएट करते हो। जैसे कि सी जो पार्टीशन होता है, सी ड्राइव जो होता है उसके अंदर आपके विंडोज से रिलेटेड फाइल्स होती है, कुछ आपके पर्सनल फाइल्स होती है। और जैसे अलग अलग ड्राइव्स होते हैं उनके अंदर आप अपना पर्सनल डेटा जो होता है स्टोर करते हो। लेकिन लिनक्स के अंदर क्या होता है, जो सब कुछ स्टार्ट होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी, और वो होता है बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश। देन उसके अंदर फिर हमारे डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स आते हैं, ओके। तो ये एक डिफरेंस होता है इसका पाथ का। और एक यहाँ पर आपको चीज़ ध्यान देनी है कि जो लिनक्स के अंदर है वो यहाँ पर केस सेंसिटिव होती है। जो भी फाइल्स नेम, जो भी प्रोग्राम्स नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फाइल लिखा है यहाँ पर, ठीक है, फाइल, और आपने सेम उसी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट की सेम फाइल ही नाम से। देखो अभी दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, दोनों को हम फाइल ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर लिनक्स जो है इन दोनों फाइल को अलग अलग ट्रीट करता है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा है और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट फाइल्स है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये केस सेंसिटिव होता है। तो अगर आपको कुछ एरर आता है तो आपको उसका जो फाइल है वो करेक्टली चेक करना होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो और यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे लिनक्स के स्क्रीन पर। और अभी हम एकदम लिनक्स को डिटेल में समझने वाले, यानी जो काली लिनक्स हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, अभी हम उसको एकदम प्रॉपरली और डिटेल वे में समझेंगे। और साथ में हम जो फाइल का जो सिस्टम है उसे भी हम साथ में देखते चलेंगे और कमांड्स को भी हम समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं, एकदम बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ सभी चीज़ें। तो जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलता है। अभी यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस है वो मैं आपको थोड़े धीरे धीरे बता देता हूँ। देन हम जो फाइल सिस्टम है एंड जो कमांड्स है उन्हें समझेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये ऊपर में आप आइकन देख सकते हो। यहाँ पर ये जो आइकन है यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो जो भी सॉफ्टवेयर्स एंड जो भी टूल्स होते हैं वो आपको यहाँ पर शो होते हैं। और आगे हम इन टूल्स का यूज़ करेंगे अपने कोर्स के अंदर। तो अभी के लिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये जो है फाइल का आइकन। तो जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर कैसा फाइल एक्सप्लोरर होता है तो उसी तरह से काली लिनक्स के अंदर भी एक फाइल एक्सप्लोरर होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर करूँगा तो देखो मेरे पास जो यूज़र की डायरेक्टरी है वो ओपन हो जाती है, यानी जो भी आप डाउनलोड वगैरह करते हो या जो आपके पर्सनल फाइल्स वगैरह होती है वो यहाँ पर स्टोर होती है। अगर आपने देखा होगा विंडोज़ के अंदर विंडोज़ एक्सप्लोरर को जब आप ओपन करते हो तो आपको वहाँ पर भी डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड ऐसे नाम के फ़ोल्डर्स मिलते हैं। तो सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर भी वो मिलने वाले हैं। अभी ये जो डायरेक्टरी है ये यूज़र डायरेक्टरी है। अभी मैं एक एक डायरेक्टरी आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको सभी चीज़ें एकदम क्लियर होगी। ओके, अभी मैं फ़िलहाल इसको क्लियर करता हूँ। और यहाँ पर देखिए बाद में तो ये नोट पैड का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने नोट्स वगैरह टाइप कर सकते हो। और उसके बाद इसको मैं डोंट सेव करता हूँ। और यहाँ पर फायरफॉक्स ब्राउज़र है, उसके बाद ये टर्मिनल है। आप यहाँ से सीधे इस एरो पे क्लिक करके सीधे रूट टर्मिनल को भी ओपन कर सकते हो,
या जो नॉर्मल टर्मिनल है उससे भी आप यहाँ से ओपन करते हो। अभी जैसे आप इसे ओपन करते हो तो आप डायरेक्टली जो हमारा यूज़र डायरेक्टरी होता है उसके अंदर आप प्रेजेंट होते हो। अगर आपको चेक करना है कि आपकी अभी कौन सी डायरेक्टरी थी, उसके लिए सिंपल आपको एक कमांड देनी होती है PWD, जिससे आपको पता चलता है कि आप प्रेजेंट में अभी किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो। तो अभी देखो मैं होम डायरेक्टरी के अंदर काली जो यूज़र है उसके अंदर हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पर LS करता हूँ तो इस डायरेक्टरी के अंदर के जो भी फोल्डर्स है वो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट हो जाते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। पहले हम ये जो छोटे छोटे ऑप्शन है उन्हें एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, यानी आपको थोड़ा इसको यूज़ करने का जो फ्लो है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये अलग अलग विंडोज़ होती है। जैसे विंडोज़ के अंदर कैसे अपन मल्टीपल डेस्कटॉप्स ओपन कर सकते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करता हूँ, अभी मैं इस वाले विंडो के अंदर हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन किया और साथ में ही मैं टर्मिनल को भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिए। और अगर मैं यहाँ पर ये विंडो स्विच करता हूँ तो मैं अलग एक विंडोज़ के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अलग अपना इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अलग कुछ अगर मेरे काम से तो वो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अलग वर्किंग है और यहाँ पर ये अलग वर्किंग है। तो सिंपल ये होता है एक। इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और बाकी तो सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो नेटवर्क का कनेक्शन है वो शो होता है। उसके बाद ये वॉल्यूम का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो माइक्रोफोन है आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। जो और यहाँ पे जो वॉल्यूम है आप इसे इंक्रीज़ या कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद जो नॉर्मल नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर की जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको शो होती है। और उसके बाद ये हमारा जो लॉक का है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका लॉक हो जाता है और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिससे कि आप शट डाउन, पावर ऑफ वगैरह ऐसे कर सकते हो। तो सिंपल ये हमारे ऑप्शन से कुछ होम स्क्रीन पर। अभी हम जो फाइल सिस्टम है उसे देखते हैं। तो आपको यहाँ पर फाइल सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखो जो सभी डायरेक्टरीज है वो मेरे सामने आ गई है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो ट्री स्ट्रक्चर दिखाया था, राइट, फाइल सिस्टम के पार्ट के अंदर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो डायरेक्टरीज है सभी, तो वो आपको सभी यहाँ पर मिलेगी। ये देखो यहाँ पर जो सभी डायरेक्टरीज है, जैसे होम, डेव, रन, रूट डायरेक्टरी, वो सभी डायरेक्टरीज यहाँ पर होती है। अभी ये कहाँ पर है, अगर हमें इसे चेक करना है तो मैं यहाँ पर इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, टर्मिनल को ओपन करता हूँ। और अभी मैं करंटली कहाँ पर हूँ, इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली जाना चाहता हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर, तो सिंपल मैं फॉरवर्ड स्लैश अगर करता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर। अभी देखिए जो फॉरवर्ड स्लैश है ये रिप्रेजेंट करता है रूट डायरेक्टरी को, और यहाँ पर जो टिल्ड का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है यूज़र की होम डायरेक्टरी को, ठीक है। और अगर मैं इस रूट डायरेक्टरी के अंदर के अगर जो डेटा है, जो फाइल्स है, अगर उन्हें लिस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ls कमांड करनी पड़ेगी, यानी लिस्ट के लिए हम ls यूज़ करते। तो जैसे मैं ls करता हूँ तो जो रूट डायरेक्टरी के अंदर जो सभी डायरेक्टरीज है, ठीक है, जो सभी फोल्डर्स है, फाइल्स है, तो वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाती है। तो देखो आप, जो हमारी होम डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, वो सभी यहाँ पर आपको शो हो रही है। जैसे हमने जो ट्री स्ट्रक्चर देखा था ना, सेम ये वाला, तो ऐसा है। देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रूट से, और उसके बाद ये सभी जो डायरेक्टरीज है वो आपको शो हो रही है। तो सिंपल यहाँ पर भी सेम उसी तरह से आपको शो हो रहा है। और अगर आप यहाँ से किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हो तो सिंपल आपको CD करना होता है। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। और जैसे हम कोई भी डायरेक्टरी का यहाँ पर नेम देंगे तो हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। देखो अभी मैं रूट डायरेक्टरी से कहाँ पर आया हूँ, होम डायरेक्टरी के अंदर आया हूँ। और अगर यहाँ पर मैं LS करूँगा, यानी लिस्ट, तो मेरे पास ये जो डायरेक्टरी है वो शो हो जाएगी। सिंपल अगर मैं यहाँ पे GUI के थ्रू भी दिखाऊँ तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और देखो हम फॉरवर्ड स्लैश मीन्स कि हम इस डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर। और हमने किस डायरेक्टरी को ओपन किया था अभी, होम डायरेक्टरी को। तो यहाँ पर देखिए होम डायरेक्टरी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो मेरे पास जो यूज़र का जो डायरेक्टरी है वो शो हो रहा है। और सेम टर्मिनल के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो काली है यूज़र का डायरेक्टरी वो मेरे पास शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये जो यूज़र की जो फाइल्स होती है, जो पर्सनल फाइल्स वगैरह, जो स्क्रिप्ट्स वगैरह होती है, वो इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है, यूज़र डायरेक्टरी के अंदर। सिंपल अभी इसको मैं फ़िलहाल के लिए क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर भी LS करके दिखाता हूँ। और CD काली करूँगा, इस डायरेक्टरी के अंदर आऊँगा और LS करूँगा, तो देखो जो सभी डायरेक्टरीज़ है, जैसे मैंने आपको GUI के थ्रू भी दिखा और टर्मिनल के थ्रू भी दिखा, तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए जो आप कमांड्स वगैरह देते हो ना, ये सभी अगर आपको इन्हें क्लियर करना है तो सिंपल आपको एक कमांड देनी होती है क्लियर नाम से। तो जैसे आप क्लियर करते हो तो जो पूरा टर्मिनल है, वो जो कमांड्स वगैरह हमने दी होती है वो सभी क्लियर हो जाती है, एकदम क्लीन विंडो आपको वापस से मिलती है। तो अभी इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और वापस से फाइल सिस्टम को ओपन करते। अभी हमें इन डायरेक्टरीज़ को समझना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक डायरेक्टरी का एक अलग पर्पस होता है।
तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़र डायरेक्टरी की, राइट? तो यूज़र डायरेक्टरी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डायरेक्टरी होती है इसके अंदर जो यूज़र के पर्सनल जो फाइल्स होती है, डेटा होता है वो स्टोर होता है और यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं। अब इस होम डायरेक्टरी के अंदर हमारा एक यूज़र है काली नाम से और यहाँ पर मैं अलग अलग यूज़र्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, यूज़र 1 यूज़र 2, और उनका पर्सनल डेटा वहाँ पर होगा। तो जैसे कि हमारा ये काली एक यूज़र है तो इसको ओपन करता हूँ, तो उसकी जो पर्सनल फाइल्स है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। और अगर आपके पास मल्टीपल यहाँ पर यूज़र्स है, होम डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ वापस, तो अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स है तो हर एक यूज़र का अपना एक इन्वायरमेंट होगा जहाँ पर उसकी फाइल सेटिंग्स वहाँ पर स्टोर होगी। और अभी हम इसको ओपन करते और इस यूज़र डायरेक्टरी के अंदर कुछ हिडन फाइल्स भी होती है। अभी देखो, हिडन फाइल्स हमें कैसे पता चलती है, जिसके सामने जो डॉट होता है उससे हमें पता चलता है कि वो हिडन फाइल है। अभी वो डायरेक्टली आपको शो नहीं हो रही होगी, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो व्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है इस पर टैप करना है आपको, यानी क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए शो हिडन फाइल्स है ना। अगर यहाँ पर आपका टिक होगा तो आपको शो करेगा, अगर आपके यहाँ पर अनटिक होगा तो आपको जो हिडन फाइल्स है वो यहाँ पर शो नहीं करेगी। देखिए अभी मुझे यहाँ पर कोई भी हिडन फाइल शो नहीं कर रही है। अगर मुझे उन्हें देखना है तो सिंपल मैं व्यू के अंदर आऊँगा, यहाँ पर शो हिडन फाइल पे क्लिक करूँगा तो सभी जो हिडन फाइल्स है वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि कई सारी हिडन डायरेक्टरीज भी है और कई सारी फाइल्स भी है। देखो यहाँ पर ये जो जिससे डॉट से स्टार्ट हो रही है ना, वो सभी हिडन फाइल्स है। अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ और बाद में तो हम उन्हें मॉडिफाई या यूज़ तो करने वाले, लेकिन स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि उनका पर्पस क्या होता है। तो जैसे कि ये देखिए, ये एक फाइल है डॉट बैश आर सी नाम से। तो इसके अंदर क्या होता है, जो शेल होता है हमारा, शेल के बारे में मैंने आपको बताया था। टर्मिनल के अंदर जो एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है जिसकी मदद से हम कोई भी कमांड जो देते हैं, तो वो जो कमांड है वो कर्नल के पास जो चीज़ भेजती है, जो प्रोग्राम भेजता है, उसे हम शेल कहते हैं। तो शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी जो शेल कैसे बिहेव करेगा, कैसे काम करेगा, उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है, वो सब कुछ इस फाइल के अंदर होती है। ये जो होता है ना बैश आर सी नाम से, इसके अंदर आपको शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सेटिंग्स है, वो आपको मिल जाएंगी। ओके। और बाद में हम इन्हें मॉडिफाई करने वाले हैं, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करने वाले हैं, तब आपको और क्लियर होगा। लेकिन मैं इनिशियली बस आपको एक एक फोल्डर का पर्पस बता रहा हूँ, जिससे कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर रहेगी। तो अभी के लिए हम इसे क्लोज करते, तो ये जो फाइल होती है इसके अंदर शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिंपल। और अभी नेक्स्ट फाइल देखिए डॉट प्रोफाइल। अभी इसके अंदर जो लॉगिन्स की जो सेटिंग्स होती है वो इस फाइल के अंदर होती है, ठीक है। अभी के लिए इसको क्लोज। और इसके अंदर अलग अलग और डायरेक्टरीज भी है जो हिडन डायरेक्टरीज है, जैसे कि ये डॉट एस एस एच। अभी ये एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर क्या होता है, जो एस एस एच जो कीज़ होती है वो यहाँ पर होती है। अभी ये जो डायरेक्टरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम प्रैक्टिकली और आगे जाएंगे ना तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली सिंपल जो एस एस एच कीज़ वगैरह होती है तो वो यहाँ पर स्टोर होती है। ओके। और इसके अंदर हमारे लिए और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स है, जैसे कि ये देखिए ये जैस हिस्ट्री। अभी ये जो हमारा जैसे बैश होता है, जैसे जैश होता है, जो शेल का जो टाइप है ना, तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर स्टोर होती है। यानी जो भी आप कमांड्स वगैरह रन करते हो तो सभी जो कमांड्स की जो डेटा है, हिस्ट्री है, वो यहाँ पर स्टोर होगी। ओके। अगर आप बैश शेल यूज़ कर रहे हो तो आपके सिस्टम के अंदर बैश हिस्ट्री होगा। अगर आप जैश यूज़ कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर डॉट जैश हिस्ट्री यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी मेरे केस में देखिए जेड एस एच है, यानी मैं जैश जो शेल है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर जो हम कमांड्स यूज़ करते हैं ना, प्रीवियसली जो कमांड्स वगैरह हम यूज़ करते, तो वो सभी इस फाइल के अंदर होती है और मैं इसे रीड कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और बाकी जो फ़ोल्डर्स है तो वो हमारे नॉर्मल जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर नॉर्मल जो फ़ोल्डर्स होते हैं ना, जैसे डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, तो वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपके कुछ स्क्रिप्ट्स है, कुछ अगर आपने टूल्स वगैरह डाउनलोड किए हैं तो वो सभी आपको यहाँ पर शो होंगे होम डायरेक्टरी के अंदर। तो अभी मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर जब भी आप सिस्टम को लॉगिन करते हो तो आप सबसे पहले आते हो होम डायरेक्टरी के अंदर, तो राइट। और वो आपको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, देखिए जो टिल्ट का जो साइन होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप होम डायरेक्टरी के अंदर हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पी से आप पता कर सकते हो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जैसे मैं पी करता हूँ तो देखो मैं अभी होम के अंदर जो काली है, यानी मेरा यूज़र, तो उसके अंदर हूँ। अगर मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ तो यूज़र के अंदर, यानी इस काली फोल्डर के अंदर जो भी डेटा होगा वो मुझे शो हो जाएगा, सिंपल। और अगर यहाँ से मैं जाता हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर तो सी डी फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ तो देखो मेरा जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाएगा। अभी मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ, राइट। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको क्लियर करता हूँ। तो अभी आपको होम डायरेक्टरी है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बताया। हम वापस चलते हैं वहीं पे, यहाँ पर होम डायरेक्टरी के अंदर हमारा पर्टिकुलर यूज़र। तो इसके अंदर हमारे कुछ सेंसिटिव फाइल्स भी हो सकती है, लाइक कि जो यूज़र है वो कुछ अपने पर्सनल्स फाइल्स यहाँ पर स्टोर कर सकता है। अगर आपने, यानी अगर अटैकर किसी सिस्टम को हैक करता है, लिनक्स सिस्टम को, अगर वो होम डायरेक्टरी का एक्सेस अगर उसे मिल जाता है तो सिंपल वो इस डायरेक्टरी को कम्प्लीटली यूज़ कर सकता है। जो भी डेटा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जैसे एस एच एच कीज़ होगी, कुछ पर्सनल फाइल्स होगी, तो उन सब का एक्सेस उसे मिल जाता है।
और इस डायरेक्टरी के अंदर कभी-कभी हो सकता है यूज़र जो है तो वो अपने कुछ जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो भी स्टोर करता है। तो अगर अटैकर ने इस डायरेक्टरी का एक्सेस ले लिया तो उसको जो क्रेडेंशियल्स है, पासवर्ड्स है, टोकन्स है वो भी मिल जाते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कमांड की हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो होती है वो कमांड्स की हिस्ट्री होती है। अगर ये फाइल अगर अटैकर को मिल गई तो जो भी कमांड्स यूज़र ने रन की है तो वो ईज़िली उसे देख सकता है। और यहाँ पर ये जो डॉट कॉन्फ़िग नाम की फ़ाइल है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तो वो यहाँ पर होते हैं। अटैकर के पास अगर ये डायरेक्टरी आ गई तो वो जो मिस कॉन्फ़िगरेशंस है वो देख सकते हैं एंड वहाँ पर उसे लूपहोल्स वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है? तो ये होती है बेसिकली हमारी होम डायरेक्टरी। तो अभी हम चलते हैं वापस से रूट डायरेक्टरी के अंदर, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से आता हूँ। ठीक है? फाइल सिस्टम पे क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रूट डायरेक्टरी है वो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अभी जो नेक्स्ट डायरेक्टरी है यानी हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी जिसका नाम है रूट। तो अभी रूट डायरेक्टरी को मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले क्लियर करता हूँ मैं आपको, जो फॉरवर्ड स्लैश रूट जो होता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट होता है और ओनली जो फॉरवर्ड स्लैश होता है वो डिफरेंट होता है। अभी कैसे, मैं आपको इसको मिनिमाइज करके किधर टर्मिनल के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ, देखो। और अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जैसे कि देखिए ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि इसे हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी, जिसके अंदर की हमारे जो सिस्टम की सभी फाइल्स होती है, जो भी सभी डायरेक्टरीज होती है वो सब यहाँ पर स्टोर होती है। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है लिनक्स का। और उसके बाद यहाँ पर एक और रूट डायरेक्टरी होती है, देखिए। अगर मैं, ठीक है, यहाँ पर इस रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ और यहीं पर मैं एलएस करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, ये जो रूट डायरेक्टरी है यहाँ पर, यानी जो रूट यूज़र है उसकी डायरेक्टरी होती है ये। यानी जो रूट यूज़र से रिलेटेड जो डेटा होगा, उसकी जो पर्सनल स्क्रिप्ट्स फाइल्स वगैरह होंगी, वो सभी इस वाले डायरेक्टरी के अंदर होगी। अभी ये वाली डायरेक्टरी और ये वाली डायरेक्टरी, राइट, ये जो फॉरवर्ड स्लैश वाली है, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। दोनों को हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, लेकिन इसे हम कहते हैं बेसिकली यूज़र रूट डायरेक्टरी, यानी जो रूट यूज़र होता है उसकी डायरेक्टरी हम कहते हैं इसे। ओके। और ये फॉरवर्ड स्लैश होता है हमारा जो, यानी सिस्टम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पर PWD करता हूँ तो देखो, यहाँ पर अभी हम हैं। और अगर मैं CD करके डायरेक्टली रूट के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए, यानी इसके अंदर जाने के लिए आपको परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी रूट यूज़र होना पड़ता है। तो अभी मैं सबसे पहले तो रूट यूज़र बनता हूँ, तो उसके लिए कमांड होती है sudo su। अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखो अभी मैं रूट यूज़र बन गया हूँ। यहाँ पर देखिए जो हैश आता है ना, यानी आप अभी रूट यूज़र हो। अभी आप सिस्टम का कोई भी चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, कुछ भी मॉडिफिकेशन, किसी भी फ़ोल्डर को एक्सेस कर सकते हो, यानी आपके पास अभी हाई प्रिविलेज आ जाती है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं तो आपको सबसे पहले हाई प्रिविलेज पे सेट होना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रूट यूज़र हूँ और अभी मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर PWD करता हूँ तो अभी देखो मैं कहाँ पर हूँ, रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। और यहाँ से मैं सीधे ही जो रूट डायरेक्टरी है, जो रूट यूज़र की डायरेक्टरी होती है उसके अंदर जा सकता हूँ। देखो अभी मैं सीडी किया, रूट के अंदर आया, और अगर मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो टिल्ड का साइन आ रहा है, यानी जो रूट यूज़र है, ठीक है, उसकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, यानी जो उसका जो पर्सनल डेटा वगैरह स्टोर होता है, वो कहाँ पर स्टोर होता है, इस रूट डायरेक्टरी के अंदर, इस वाले डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। आपका जो नॉर्मल यूज़र का डायरेक्टरी कौन सा होगा, होम। और अगर आप रूट यूज़र हो तो आपकी डायरेक्टरी कौन सी होगी, रूट। यहाँ पर देखिए इस वाले डायरेक्टरी के अंदर अभी ये सभी मेरा डेटा है, ठीक है। अगर मैं PWD करता हूँ, यहाँ पर देखिए अभी हम कहाँ पर है, फॉरवर्ड स्लैश रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी रूट से बाहर आता हूँ, एग्जिट करता हूँ, तो मैं नॉर्मल यूज़र बन जाता हूँ। तो रूट यूज़र का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। रूट यूज़र मतलब सिस्टम का एडमिन होता है, जिसके पास की फुल एक्सेस होता है, फुल कंट्रोल होता है, कोई भी उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। जैसे हमने देखा कि हम नॉर्मल यूज़र होकर यहाँ पर इस रूट डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हमारे पास देखिए एक परमिशन डिनाई आ रहा था, राइट। तो जैसे हमने रूट यूज़र के अंदर हम शिफ्ट हुए, यानी रूट यूज़र हम बने, तो हम डायरेक्टली उस फाइल को इजीली यहाँ पर एक्सेस कर सकते, ओपन कर सकते, और कोई भी चीज़ हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते। सिंपल। तो अभी हम इसे मिनिमाइज़ करता हूँ मैं, और आता हूँ वापस से यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हम रूट डायरेक्टरी को ओपन करते हैं। आप नॉर्मली अगर ओपन करने जाते हो तो देखो ओपन नहीं होगा, यहाँ पर परमिशन नहीं होगी, तो बैक आना पड़ेगा और आपको राइट क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर ओपन एज अ रूट होगा, और आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है, जो आपका सिस्टम का पासवर्ड है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट काली होता है इसका, तो मैं काली करता हूँ और ऑथेंटिकेट करता हूँ, तो मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। अभी इसके अंदर भी आपके सेम जो नॉर्मल यूज़र होता है उसी की तरह यहाँ पर आपके फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। जैसे कि देखिए ये जो होता है .js हिस्ट्री, यानी जो भी आप रूट यूज़र बनने के बाद जो कमांड्स रन करते हो उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री होती है उन कमांड्स की, तो वो स्टोर होती है इस फाइल के अंदर। ओके। और उसके बाद देखिए बैश RC, यानी जो रूट यूज़र का जो शेल होता है, ओके, उसके रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है वो इसके अंदर होगी। और उसी तरह से
SSH भी है यहाँ पर, .ssh, जो कि हमारे नॉर्मल यूज़र के अंदर भी था, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो अभी आपको इस डायरेक्टरी का भी मतलब समझ में आ गया, यानी जो रूट यूज़र होता है उसकी जो वर्किंग डायरेक्टरी, यानी उससे रिलेटेड जो फाइल्स, प्रोग्राम्स, कॉन्फ़िगरेशंस, उसके पर्सनल फाइल्स वगैरह स्टोर होती है, वो किस कहाँ पर होती है, इस वाले डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। सिंपल। तो यहाँ पर अभी हम वापस से बैक आते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट डायरेक्टरी को देखेंगे। इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी हमारे लिए यहाँ पर हमने अभी देखा होम और रूट देखा। अभी हम एक देखते हैं जैसे कि ETC। अभी ये जो डायरेक्टरी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी इसके के अंदर क्या होता है कि जो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स होती है वो होती है यहाँ पर। अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मतलब क्या होता है कि सिस्टम का जो बिहेवियर है, सेटिंग्स है, यूज़र सेटिंग्स, नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन, वो सब कुछ कहाँ पर होता है, ETC फोल्डर के अंदर, यानी इस डायरेक्टरी के अंदर होता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि इस डायरेक्टरी का मतलब क्या आता है, तो ये जो होता है वो सिस्टम का एक कंट्रोल पैनल होता है, यानी बैकएंड होता है सिस्टम का। सभी जो उसके सेटिंग्स, बिहेवियर, वो कैसे काम करेगा, नेटवर्क कैसे काम करेगा, कौन कौन से यूजर्स है, वो सभी चीज़ों का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ETC डायरेक्टरी के अंदर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी होती है। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टरीज मिल जाती है और कई सारे फाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो हम जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है और डायरेक्टरीज है वो मैं आपको यहाँ पर क्विकली बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसे हम कहते हैं पास WD। अभी इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स होते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो उनकी जो लिस्ट होती है वो इस फाइल के अंदर होती है। जैसे कि देखिए, ये रूट यूज़र है हमारे पास, तो उससे रिलेटेड जो डेटा है, यानी उससे रिलेटेड उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड और उसका होम डायरेक्टरी, तो वो यहाँ पर स्टोर होता है। देख सकते हो आप यहाँ पर। अभी ये जो है उसका यूज़र नेम है, ओके, रूट। उसके बाद जो एक्स होता है वो पासवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अभी पासवर्ड इसी डायरेक्टरी के अंदर नहीं होता, यानी इस फाइल के अंदर नहीं होता है। पासवर्ड जो स्टोर होता है वो होता है इसी के अंदर। एक यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलती है, तो उससे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर आपके पासवर्ड शो होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, शैडो नाम का एक फ़ाइल होती है। इसके अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर पासवर्ड होते हैं, यूज़र का भी और रूट यूज़र का भी। देखिए, ये जो रूट यूज़र है उसका जो पासवर्ड स्टोर होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। तो अभी हम वापस देखिए यहाँ पर पास WD फाइल के अंदर आते हैं, यानी जो यूज़र्स की लिस्ट है तो वो यहाँ पर स्टोर होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इतने सारे सिस्टम के अंदर यूज़र्स है। तो जैसे कि हमने बात की थी, देखिए कुछ सिस्टम यूज़र्स होते हैं, कुछ नॉर्मल यूज़र्स होते हैं। अब ये देखिए डीएमॉन, ये क्या है, जो सिस्टम का यूज़र है। उसी के साथ जो हमने कुछ एग्जांपल्स के अंदर देखे थे, देखिए WW डेटा नाम का एक यूज़र है, देखिए यहाँ पर। तो ये जो यूज़र होता है, ये बेसिकली जो वेब से रिलेटेड जो काम होता है, वेब सर्वर वगैरह जो वेबसाइट वगैरह होस्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो काम होता है ये वाला यूज़र हैंडल करता है। अब ये उसका यूज़र नेम है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, पासवर्ड को, और पासवर्ड एक्चुअल में कहाँ पर स्टोर होगा, इस शैडो नाम के फाइल के अंदर। और उसके बाद ये आईडी है, ये ग्रुप आईडी है, और ये उसका होम डायरेक्टरी है, var ww। तो ये उसका होम डायरेक्टरी है। अभी हम इसे क्लोज करते हैं और इसे भी क्लोज करते हैं। और बाद में हम इन फाइल्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, जैसे जैसे हम अलग अलग टेक्निक सीखेंगे, तब हमें इन फाइल्स का यूज़ वहाँ पर करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स है एक एक, तो हम इनको अलग अलग सेपरेटली देखेंगे। तो सिंपल आपको अभी समझ में आ गया कि ETC के अंदर क्या है, कि जो सिस्टम का जो बिहेवियर होता है, सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें कहाँ पर होती है, ETC फ़ोल्डर के अंदर होती है। सिंपल। यहाँ पर मैं वापस से बैक आता हूँ और अभी हम नेक्स्ट डायरेक्टरी को देखते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टरी है वो है वैर। अभी वैर जो होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। वैर का मतलब होता है वेरिएबल वैसे। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारा जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली काम करता है, हम सिस्टम को यूज़ करते, तो यहाँ पर ये फाइलें कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ओके, यहाँ पर हमारे जो भी सभी लॉग्स वगैरह जो क्रिएट होते हैं ना, वो सब कुछ इस डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। अभी हम इसे ओपन कर कर चेक करेंगे। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास कई सारी और डायरेक्टरीज है, जैसे कि ये जो लॉग नाम की एक डायरेक्टरी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम के जो सभी लॉग्स होते हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं। अभी जिन्हें लॉग नहीं पता है मैं बता देता हूँ। लॉग मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम के अंदर इवेंट होता है, यानी अगर आप सिंपल लॉगिन भी करते हो ना, अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया तो वो क्या हुआ, इवेंट क्रिएट हुआ। तो उस इवेंट का जो डेटा है, यानी किसने लॉगिन किया, क्या यूज़र पासवर्ड दिया, तो वो सब कुछ एक लॉग के अंदर यहाँ पर क्रिएट होता है, जनरेट होता है, एक लॉग फाइल के अंदर वहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, किसी ने किस फाइल को एक्सेस किया, मॉडिफाई किया, डिलीट किया, सब कुछ जो इवेंट्स होते हैं वो सब भी इस लॉग के अंदर यहाँ पर स्टोर होते हैं, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर, जिसे हम बेसिकली लॉग्स कहते हैं। अभी मैं आपको इस फाइल को रीड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस लॉग डायरेक्टरी को चेक करेंगे। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर अभी मैं ETC के अंदर हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ETC से बाहर आना है तो CD डॉट डॉट करना पड़ता है, यानी मैं
इस ईटीसी डायरेक्टरी से एक स्टेप पीछे आता हूँ, ठीक है। तो एंटर किया, एक स्टेप पीछे आया और यहाँ पर एलएस करता हूँ तो देखो अभी मैं कहाँ पर हूँ, रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अभी मुझे कहाँ पर जाना है, वैर के अंदर जाना है। तो यहाँ पर देखिए वैर, तो सी डी वैर करूँगा और उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊँगा और एलएस करता हूँ। अभी मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, लॉक के अंदर जाना है। तो मैं सी डी लॉक करता हूँ और इसके अंदर अभी देखिए, अभी इसके अंदर देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सभी लॉग्स फाइल है। यानी अलग अलग जो भी ऑथेंटिकेशन लॉग्स वगैरह होते हैं, वीपीएन के लॉग होते हैं, सभी जो लॉग्स होते हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं। और मैंने आपको बताया कि लॉग्स के अंदर क्या होता है कि जो आप लॉगिन अटेम्प्ट्स वगैरह करते हो और जैसे सिस्टम के कुछ एरर्स होते हैं या सिस्टम की जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब कुछ यहाँ पर इस लॉग के अंदर होती है। ओके, ये डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप ब्लू टीमिंग के अंदर जाते हो आगे तो आपको इस फाइल को काफ़ी आप यूज़ करते हो लॉग मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। यानी सिस्टम को किसने लॉगिन किया, कितने अटेम्प्ट्स दिए, पासवर्ड लॉग, पासवर्ड अगर बार बार वहाँ पर ट्राई कर रहा है, ब्रूट फोर्सिंग हो रहा है, सब कुछ पैटर्न जो आपका आइडेंटिफाई होता है ना, वो लॉक्स के ज़रिए ही होता है। तो यहाँ पर तो सभी लॉक स्टोर होते हैं। ओके, अभी अगर हम इसे मिनिमाइज करके वापस से आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी है, वो है डब्ल्यू डब्ल्यू। अभी इसका मतलब क्या होता है, जो वेबसाइट्स की जो फाइल्स होती है तो वो यहाँ पर स्टोर होती है। यहाँ पर आपको एक HTML फोल्डर मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या होता है, जो वेबसाइट्स की जो फाइल्स होती है वो स्टोर होती है यहाँ पर। यानी वेब सर्वर के लिए जो फाइल चाहिए होती है वो सभी फाइल स्टोर होगी www.html के अंदर, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे बैक आते हैं, और भी यहाँ पर डायरेक्टरीज है जैसे कि ये TMP है। अभी इसके अंदर जो टेम्परेरी फाइल्स होती है वो यहाँ पर स्टोर होती है, ठीक है। तो अभी आपको सिंपल इतना समझ गया कि जो वैर डायरेक्टरी है उसका मतलब होता है कि जब हम सिस्टम को रन करते हैं कंटिन्यूअसली तो यहाँ पर डेटा जनरेट होता है, यानी लॉग्स जनरेट होते हैं, सेशन का डेटा जनरेट होता है, जो कैशेज वगैरह होती है, ठीक है। तो वो सब कुछ इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस बहुत है इस डायरेक्टरी का। मतलब जो वैर है, ओके, यहाँ पर बैक आकर हम देखते हैं। ओके, तो यानी ये जो वैर है डायरेक्टरी, यहाँ पर सिस्टम की एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है और एरर्स इश्यूज वगैरह होते हैं तो वो इजीली यहाँ से ट्रैक किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैर जो डायरेक्टरी है उसे दोनों यूज़ करते हैं, अटैकर भी यूज़ करता है और डिफेंडर भी यूज़ करता है। यानी सिस्टम से रिलेटेड जो भी फाइल्स कंटिन्यूअसली जनरेट होती है, जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, जो लॉग्स वगैरह जनरेट होते हैं, वो सभी इस वैर डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। यानी अटैकर के पास, यानी जो कैशे वगैरह होते हैं तो उसका एक्सेस मिल सकता है। और जो डिफेंडर होता है, ठीक है, ब्लू टीम, तो उन्हें यहाँ पर लॉक्स मिलते हैं। यानी वो चेक कर सकते हैं कि कुछ यहाँ पर लॉग इन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं या कुछ कैशेज वगैरह के अंदर चेंज हो रहे हैं, कुछ सिस्टम की एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है, तो वो सब कुछ उन्हें यहाँ से पता चलता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट डायरेक्टरी की बात करते हैं जो है बिन डायरेक्टरी, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बिन, और बिन का मतलब होता है बाइनरी। और बिन डायरेक्टरी की तरह ही एक और डायरेक्टरी होती है जो कि यहाँ पर स्टोर होती है, ठीक है, USR के अंदर। यहाँ पर देखिए सेम बिन नाम से डायरेक्टरी है। अभी ये दो जो डायरेक्टरीज है, ठीक है, ये वाली डायरेक्टरी और यहाँ पर यूएसआर के अंदर ये वाले डायरेक्टरी, ये दोनों सेम ही होते, लेकिन इनका डिफरेंस काफ़ी अलग है। मैं आपको क्विकली से समझाता हूँ और मैं आपको एक एग्जांपल से इसे बताता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि बिन डायरेक्टरी क्यों यूज़ होती है बेसिकली। अभी मान के चलो आपका जो सिस्टम है, ठीक है, वो ऑन होता है लेकिन उसका जो जीयूआई है, ठीक है, वो लोड नहीं होता है, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन आती है और जो टर्मिनल है सिर्फ वो दिख रहा है आपको। तो क्या आपका जो सिस्टम है वो यूजलेस रहेगा? यानी जो जीयूआई है वो लोड नहीं हो रहा है लेकिन सिंपल आपके पास टर्मिनल का एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिस्टम बिल्कुल भी यूजलेस नहीं रहेगा, क्योंकि लिनक्स के अंदर जो लिनक्स सिस्टम है वो आपके कुछ जो बेसिक कमांड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें एक सेफ जगह पर स्टोर करता है, जिससे कि सिस्टम यानी एक मिनिमम कंडीशन के अंदर भी काम कर सके। अगर आपका जीयूआई कुछ टूल सॉफ्टवेयर्स वगैरह रन नहीं हो रहे, फिर भी आपका जो लिनक्स सिस्टम है वो काम करेगा। लिनक्स जो है, लिनक्स सिस्टम जो है, वो कुछ ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें कि एक सेफ जगह पर स्टोर करता है। तो वो जगह कौन सी होती है? वो होती है हमारे पास बिन, और यहाँ पर एक यूएसआर के अंदर भी होता है एक बिन। तो इन डायरेक्टरीज के अंदर वो स्टोर होता है बेसिकली। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं इस डायरेक्टरी की। ओके, अभी बिन का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी। अभी बाइनरी का मतलब होता है कंपाइल्ड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। यानी इसके अंदर वो कमांड्स होती है जो डायरेक्टली सिस्टम को रन कर सकता है, ठीक है। जो भी सिस्टम को रन करने के लिए ऐसी कमांड्स होती है कुछ, तो वो सभी बिन के अंदर होती है, इस बिन डायरेक्टरी के अंदर। अभी सिंपल वर्ड्स में, बिन एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कमांड स्टोर्ड होते हैं जो हर सिचुएशन में अवेलेबल रहते हैं। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, और जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्टरी को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक मैकेनिक हो, ठीक है, और आपके पास दो टूल किट्स है। एक बेसिक है जिसे कि हम बिन कहेंगे,
और एक एडवांस टूल किट है जो कि इस यूएसआर बिन के अंदर है, ठीक है। एडवांस टूल किट ये है और बेसिक टूल किट ये है। तो बेसिक टूल किट के अंदर जैसे नॉर्मल मैकेनिक की बात करें तो बेसिक टूल के अंदर कैसे स्क्रू ड्राइवर, हैमर जैसे टूल्स होते हैं, राइट, जो कि हर सिचुएशन में काम आते हैं। और एडवांस टूल किट के अंदर क्या होता है कि कुछ स्पेशल मशीन्स होते हैं, कुछ स्पेशल टूल होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए ज़रूरी होते हैं, राइट, कि अगर स्पेसिफिक कंडीशन आए तो उस टाइम पे वो ज़रूरी होते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्पेशल टूल्स होते हैं। और जो हम डेली जो बेसिक टूल्स होते हैं जो हम हमेशा यूज़ करते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं, इसके अंदर होते हैं। तो सेम इसी तरह लिनक्स के अंदर भी कुछ बेसिक जो कमांड्स होती है जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, किसी भी सिचुएशन के अंदर हमें चाहिए होती है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, तो उस टाइम पे जो कमांड चाहिए होती है तो वो कहाँ पर स्टोर होती है, इस वाले डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। और जो एडवांस होते हैं वो होते हैं इस यूएसआर, इसके अंदर ये बिन है, इसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। मतलब अभी आपको बस इतना समझना है कि अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी ये जो बिन के जो कमांड्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि मैं इसे क्लोज करता हूँ, अभी इसको ओपन करके यहाँ पर देखिए सभी एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज होगी इनके अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए हम बैक आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी अभी मैं क्या करता हूँ आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, ठीक है। और अभी हम जो बाइनरीज है उन्हें यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं सीडी करके सबसे पहले आता हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर। और यहाँ से अभी चलेंगे हम जो बिन नाम की डायरेक्टरी उसके अंदर, और यहाँ पर मैं एलएस करता हूँ तो देखो जो सभी एग्जीक्यूटेबल्स है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, यानी जो बेसिक कमांड्स है वो आपको यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉर्मल जो कमांड्स होती है ना हमारे एल एस सी पी एम वी नाम की जो कमांड्स होती है वो सभी इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर मैं आपको जाकर भी एक बार नॉर्मली दिखा देता हूँ, ठीक है। बिन के अंदर आया और यहाँ पर हम सर्च करके देखेंगे, जैसे कि एल एस में करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो एल एस जो कमांड है, ठीक है, तो उसका जो एग्जीक्यूटेबल है वो यहाँ पर है, ठीक है। यानी जब हम एल एस रन करते हैं ना तो वो कमांड जो रन होती है ना वो यहाँ से रन होती है, इस वाले डायरेक्टरी के अंदर से। अभी एल एस का मतलब आपको पता है कि इससे हम क्या करते हैं, जो फाइल्स और जो फोल्डर्स होते हैं ना उन्हें लिस्ट करने के लिए हम ये कमांड का यूज़ करते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स है, जैसे कि मैं करता हूँ सी पी, ठीक है। अभी सी पी कमांड यूज़ होती है कॉपी करने के लिए। तो देखिए सी पी नाम की कमांड है, तो इसका एग्जीक्यूटेबल यहाँ पर है। यानी जब भी हम सी पी यूज़ करते हैं ना तो वो रन कहाँ से होती है, इस वाले डायरेक्टरी के अंदर से रन होती है। और भी यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स है, तो वो हम नॉर्मली प्रैक्टिकली अभी हम आगे कमांड्स को देखेंगे ना तब हम उन्हें यूज़ करेंगे। ओके, तो आपको बस इतना पता चल गया कि जो बेसिक कमांड्स होती है तो वो कहाँ पर स्टोर होती है आपकी, यानी जो एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, बिन के अंदर होते हैं, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बिन डायरेक्टरी का जो मेन पर्पस है वो है सिस्टम को बूट होने और बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करने के लिए जो बिन डायरेक्टरी है वो यूज़ होती है। जैसे मान के चलो अगर सिस्टम बूट हो रहा है और अगर वो ये जो फॉरवर्ड स्लैश यूएसआर के साथ अगर माउंट नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये वो नहीं मिला तो सिस्टम जो है वो कुछ बेसिक कमांड्स वगैरह वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएगा, काम नहीं करेगी। तो इसीलिए ये जो दोनों डायरेक्टरीज है माउंट होना बहुत ज़रूरी होता है। और सिंपल मैंने आपको इन दोनों डायरेक्टरीज का डिफरेंस भी बताया था। बिन के अंदर जो होती है बेसिक कमांड्स होती है और यूएसआर इस वाले बिन के अंदर हमारे एडवांस कमांड्स होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो डायरेक्टरी है वो है डीईवी। तो अभी देखिए डेव डायरेक्टरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखो अभी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम इसे भी। तो अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपके लिए। तो देखो कंप्यूटर में हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं अभी आपको बताना है। तो अभी सिंपल आप बताओगे कि कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, स्पीकर है, रैम का इंटरेक्शन है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है हार्डवेयर, राइट। अब मुझे बताओ कि क्या तुम इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो आप तो कहोगे हाँ हम कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेस, लेकिन यहाँ पर लिनक्स के अंदर वो जो हार्डवेयर से उन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता। लिनक्स के अंदर एक गोल्डन रूल है कि एवरीथिंग इज अ फाइल। मतलब हार्डवेयर भी है, उसे एक फाइल की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये सब जो फाइल स्टोर होती है, उन जो हार्डवेयर की जो फाइल्स जो स्टोर होती है, ठीक है, तो वो कहाँ पर स्टोर होती है, ये डेव डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ कि डेव डायरेक्टरी जो होती है ना वो जो डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, यूएसबी, वो सभी क्या है, डिवाइसेस है। तो उन डिवाइसेस का जो कंट्रोल रूम होता है वो होता है डेव डायरेक्टरी। इसके अंदर जो हार्डवेयर के जो फाइल्स होते हैं, यानी हार्डवेयर का जो फाइल वर्जन होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। अभी ये जो फाइल्स आप देख रहे हो ना ये एक्चुअल हार्डवेयर के फाइल वर्जन से। अभी इसके अंदर अगर मैं एस डी ए सर्च करूँ ना तो एस डी ए ये जो फाइल है ये क्या बताती है, ये बताती है जो हार्ड डिस्क है ना उसे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एस डी ए डायरेक्ट, एस डी ए फाइल। तो अभी हम इसको थोड़ा और समझेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा समझो कि अगर मुझे
किसी हार्डवेयर से बात करनी है, ठीक है? अगर हार्ड डिस्क से, रैम से या यूएसबी हार्ड डिवाइस से, तो मैं उसकी फाइल्स का यूज़ करता हूँ। अगर मुझे हार्ड डिस्क से बात करनी है, तो फिर मैं इस फाइल का यूज़ करूँगा एसडीए का। कोई ना एक एग्जांपल से बताता हूँ और क्लियर होगा। सोचो तुम एक होटल में गए, ठीक है? और क्या तुम डायरेक्टली किचन में जाके खाना बनाते हो? नहीं ना, तुम वेटर को ऑर्डर देते हो कि मुझे ये खाना है, राइट? तो जो किचन है वो क्या है? हार्डवेयर, और जो वेटर क्या है? वो है डेव फाइल। यानी अगर आपको हार्डवेयर से बात करनी है तो आप सबसे पहले डेव की जो फाइल है उससे बात करते हो, यानी यहाँ पर हमारी बातचीत होगी, ना कि डायरेक्टली हार्डवेयर से। ठीक है? तो लिनक्स भी यहाँ पर सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ कर रहा है कि हम डायरेक्टली किचन के अंदर नहीं जाते खाना बनाने। हम अगर हमें हार्डवेयर का यूज़ करना है, तो हम इस डेव डायरेक्टरी के अंदर ये जो उनका फाइल वर्जन होता है, वो जो हार्डवेयर्स जो होते हैं ना, उनका फाइल वर्जन यहाँ पर होता है। अगर हार्ड डिस्क से बात करनी है, तो इस फाइल का यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर देखिए SDA1 है, यानी ये अलग एक पार्टीशन है। अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पर 2 टाइप्स के डिवाइसेज़ होते हैं बेसिकली, एक कैरेक्टर डिवाइस होता है और एक ब्लॉक डिवाइसेज़ होते हैं। अभी कैरेक्टर डिवाइसेस मतलब डेटा जो होता है वो एक एक कैरेक्टर के अंदर आता है। लाइक जो डिवाइस है, देखिए कीबोर्ड डिवाइस हो गया, माउस हो गया, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है कि आप टाइप करते हो तो एक एक कैरेक्टर आता है, राइट? आपने माउस को मूव किया तो आपके कुछ कैरेक्टर्स वहाँ पर आते हैं, या फिर आपने कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया तो आपके कैरेक्टर्स आएंगे, सिंगल एक एक कैरेक्टर। तो वो कहाँ पर स्टोर होते हैं बेसिकली, यानी वो किससे बात करते हैं? वो बात करते हैं, एक फाइल होती है TTY नाम से, तो इसके साथ वो बात करते हैं। अभी ब्लॉक डिवाइसेस होते हैं कुछ, यानी डेटा जो होता है ब्लॉक्स में आता है, यानी फास्ट। तो अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊँ, तो जैसे हार्ड डिस्क के अंदर आप मूव करते हो, ठीक है? वहाँ पर डेटा रीड करने के लिए, तो वहाँ पर जो फाइल यूज़ होती है वो होती है SDA, ये वाली फाइल, जिसके अंदर क्या होता है कि डेटा ब्लॉक्स में आता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है, जैसे ये SDA फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ डेटा वगैरह स्टोर करना होता है तो इस फाइल का यूज़ किया जाता है। और SDA1 यानी ये पार्टीशंस होते हैं उसके अलग अलग। और जो TTY है ये टर्मिनल है बेसिकली। ओके, और इसके अंदर कई सारे और फाइल्स होती है, जैसे एक नल फाइल होती है। ये देखिए, ये नल फाइल। अभी ये इसे ब्लैक होल कहा जाता है बेसिकली। मतलब ये इससे फाइल है जिसके अंदर आप कुछ भी डालो वो डायरेक्टली गायब हो जाता है। तो इसका यूज़ हम आगे करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इसका यूज़ कैसे होता है। एग्जाम्पल से बताऊंगा तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और भी कई सारे फाइल्स है गाइस, तो हम धीरे धीरे उन्हें भी चेक कर लेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको जो नल वाली जो फाइल है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ टर्मिनल के अंदर और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अभी CD, और मुझे कहाँ पर जाना है, वो जो DEV नाम का जो फ़ोल्डर है ना, वहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले मैं रूट के अंदर आता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ DEV नाम से डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पर LS करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अभी जो नल नाम से जो फ़ाइल है उसको मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? ये वाली एक फ़ाइल है। अभी मैं इसका यूज़ करता हूँ, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक इको जो कमांड होती है ये क्या करती है, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करती है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर हेलो कर दूँ, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर एक हेलो प्रिंट हो जाता है। तो अभी अगर मैं इसको नल के साथ यूज़ करूँ, ठीक है? अगर मैं ऐसा करता हूँ ग्रेटर देन, और यहाँ पर जो एक पूरा एक पाथ देता हूँ, ठीक है, मैं नल का, तो देखिए मेरा जो आउटपुट आने वाला था, ठीक है, वो डायरेक्टली डिसेपेयर हो गया। वो कहाँ पर चला गया? इस नल वाले फाइल के अंदर चला गया, यानी इस डस्टबिन के अंदर चला गया और परमानेंटली वो गायब हो गया, डिसअपेयर हो गया। तो इसका यूज़ बेसिकली किया जाता है, अनवांटेड जो आउटपुट्स होते हैं उन्हें हाइड करने के लिए इस फाइल का यूज़ किया जाता है। अभी अलग अलग फाइल्स का यूज़ मैंने बताया, जैसे कि SDA जो फाइल है यहाँ पर, SDA कहाँ गई? ये देखिए SDA, ये क्या होती है? डेटा जो ब्लॉक्स में आता है उन्हें रीड करने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए ये फाइल का यूज़ होता है। ओके, जो कैरेक्टर्स में डेटा आता है उन्हें रीड या यूज़ करने के लिए TTY का, टर्मिनल का यूज़ होता है, ये वाले का। तो ऐसे फाइल्स है, सिंपल। तो अभी आपको ये समझ में आ गया। अभी थोड़ा एक बिहाइंड द सीन इसका बताता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई यूएसबी कनेक्ट करते हो, ठीक है? तो कर्नल सबसे पहले उसे डिटेक्ट करेगा और ड्राइवर लोड करेगा, और डीईवी के अंदर एक फ़ाइल यहाँ पर बन जाती है, ठीक है? अगर आप कोई भी पीडी वगैरह कनेक्ट करते हो ना, तो एक फ़ाइल यहाँ पर बनेगी और उस फ़ाइल के थ्रू हम फिर उस हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर ऐसा फ्लो होता है। तो धीरे-धीरे इसको आपको समझ में आ जाएगा। अभी अगर आपको फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आगे इसे और क्लियर करेंगे, देन आपको ये क्लियर होगा, ठीक है? तो अभी के लिए इसको थोड़ा हम छोड़ते हैं, अभी हम नेक्स्ट फ़ाइल की बात करते हैं। तो अभी नेक्स्ट फ़ाइल है हमारे पास, तो वापस मैं आता हूँ फ़ाइल सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर अभी कौन-सी फ़ाइल बची है हमारे पास? तो अभी जो है ये देखिए प्रोक नाम की एक फ़ाइल है। अभी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ क्या है और इसका पर्पस क्या है। अभी जो प्रोक डायरेक्टरी है, अभी ये एक वर्चुअल फाइल सिस्टम है, जो कि सिस्टम की जो रनिंग प्रोसेसेस होती है, उनकी जो लाइव इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें स्टोर करता है। जो भी प्रोसेसर रन होती है ना, जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम रन करते हो, तो वो क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ पर होती है, हमें दिखती है, वो इस प्रोक डायरेक्टरी के अंदर दिखती है। मतलब ये
जो रियल फाइल्स होती है उन्हें स्टोर नहीं करता है, बल्कि ये सिस्टम की जो करंट स्टेट है उसे डायनामिकली रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए बेसिकली इसको कहा जाता है वर्चुअल फाइल सिस्टम। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखो, ये जो सभी आप नंबर्स देख रहे हो ना, ये सभी प्रोसेसेस की आईडी है, पीआईडी। मतलब हर रनिंग प्रोसेस का एक फोल्डर होता है। जब भी कोई प्रोसेस रन होती है, जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है, तो उसका एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है इस प्रोक फोल्डर के अंदर, और ये उसकी आईडी होती है, राइट। 49 किसी प्रोसेस की आईडी होगी, 50 किसी प्रोसेस की आईडी होगी। ऐसे बहुत सारी यहाँ पर आईडीज़ है, और उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है। तो सिंपल जो प्रोक डायरेक्टरी है वो किस लिए यूज़ होती है, जब भी आप कोई प्रोग्राम को रन करते हो तो उसका एक प्रोसेस बनता है, और उस प्रोसेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोक डायरेक्टरी में स्टोर होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ यहाँ पर, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। और जूम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस का आप यूज़ करोगे तो आप जूम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ अभी इसके अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर आया, और यहाँ से मैं जाऊँगा प्रोक जो डायरेक्टरी उसके अंदर, और इसको एलएस करता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी हर प्रोसेस की यहाँ पर एक पीआईडी होती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक बार दिख रहा होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो भी रनिंग प्रोसेसेस है मेरे सिस्टम के अंदर वो शो हो जाती है। और यहाँ पर उनकी देखिए पीआईडी होती है, देखिए यहाँ पर ये 1474, ये 1473, ये क्या है, प्रोसेस की आईडीज़ है। तो वो जो आईडीज़ की जो फोल्डर्स है ना वो ये है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से सीपीयू की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ तो मैं एक फ़ाइल को रीड करता हूँ। फ़ाइल को रीड करने के लिए क्या होता है, कैट कमांड का यूज़ करते हैं। तो कैट करता हूँ, और यहाँ से मैं डायरेक्टली एक पाथ दूँगा, प्रोक, और इसके अंदर मैं सीपीयू की जो इन्फॉर्मेशन है उसे रीड करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर सीपीयू इन्फॉर्मेशन है, तो मैं करता हूँ सीपीयू इन्फो, और सीपीयू इन्फो करके एंटर करता हूँ तो सीपीयू की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर। और सेम उसी तरह से अगर मैं मेन मेमोरी की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ कैट, और यहाँ पर मेम इन्फो करता हूँ, तो मैं यहाँ पर मेमोरी के जो यूजेस वगैरह है वो यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है। और इसे मैं क्लियर करता हूँ। तो अब ये प्रोक जो डायरेक्टरी है आपको समझ में आ गई, ठीक है। प्रोक डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, जो सिस्टम की जो रनिंग प्रोसेसेस होती है उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर कहाँ पर होती है, प्रोक डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो प्रोक डायरेक्टरी का मैं आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड भी बता देता हूँ, एथिकल हैकिंग के पर्सपेक्टिव से। तो प्रोक के अंदर हमारा जो होता है वो लाइव जो सिस्टम के जो डायनामिक स्टेट्स होते हैं, यानी जो प्रोसेसेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो हैकर क्या कर सकता है, अगर उसे इस प्रोक डायरेक्टरी का एक्सेस मिल गया तो वो प्रोसेस को इन्यूमरेशन कर सकता है, यानी अटैकर देख सकता है कि कौन कौन सी प्रोसेस रन हो रही है, कौन से प्रोग्राम एक्टिव है, वो सब कुछ उसको मिल सकता है। और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। कुछ ऐसे प्रोसेसेस होती है जिसके अंदर की इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं, टोकन होते हैं, पासवर्ड आईडीज़ वगैरह होती है, तो वो उसे ईजिली मिल सकते हैं। और जैसे सिस्टम रिकॉग्निशंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर अगेन मैं अभी किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, प्रोक डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कैट करता हूँ, और प्रोक करके मैं अगर यहाँ पर वर्जन करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो सिस्टम का वर्जन वगैरह है तो वो यहाँ पर शो हो जाता है। देखिए यहाँ पर मेरा वर्जन जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अटैकर ये वर्जन्स की डिटेल ले सकता है कि अगर ओल्ड वर्जन है तो उसका वो एक्सप्लॉइट ढूंढ सकता है। तो वो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। और मेमोरी के इंसाइट्स वगैरह मिलते हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोक से भी हमें मिल जाती है। हर एक डायरेक्टरी के अंदर आपकी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमने ये सभी डायरेक्टरी देखी ना यहाँ पर फाइल सिस्टम के अंदर। तो सबका अलग अलग यूजेस है, सबके अंदर अलग अलग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, और अटैकर इन सभी का एडवांटेज ले सकता है। तो अभी तो हमने जस्ट ओवरव्यू देखा, मैंने आपको ओवरव्यू ऊपर ऊपर से जो सभी डायरेक्टरीज है वो बताई। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम सिस्टम हैकिंग वगैरह देखेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल में एक एक फाइल को मैनिपुलेट करके अटैकर की टेक्निक्स को बताऊंगा, अटैकर कैसे आपके सिस्टम को हैक करता है, लिनक्स सिस्टम को हैक करता है, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू बताया है, थोड़ा और इसके बारे में पढ़ सकते हो, आपको और इन्फॉर्मेशन आएगा। और आगे हम जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, जैसे हम नेटवर्किंग को कवर कर लेंगे, और भी कई सारी बेसिक चीज़ों को कवर कर लेंगे, देन हम एडवांस चीज़ों को देखेंगे। तब मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस ये बेसिक चीज़ें थी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लिनक्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। अभी तो मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि हर एक फ़ाइल का यूज़ क्या-क्या है, किस फ़ाइल के अंदर क्या होता है, सब कुछ आपको अभी पता चल गया है, ओके। तो अभी जाते-जाते कुछ बेसिक कमांड्स को हम देख लेते,
और अभी बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, ये कमांड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अभी मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अभी मैं आपको कुछ कमांड्स बताने वाला हूँ जो कि आपको याद नहीं रखने हैं, बस थोड़ी बहुत अगर आप प्रैक्टिस करते हो मेरे साथ भी तो आपको पता चल जाता है। और मैं आपको एक चीट शीट दे दूंगा और ये मैं बुक भी आपको दे दूंगा जिसके अंदर के आपको सभी कमांड्स मिल जाते हैं। और चिंता मत करो यार, आप गूगल पे भी सर्च करते हो ना लिनक्स कमांड, तो आपको बहुत सारे कमांड्स मिल जाते हैं, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। अभी मैं कुछ बेसिक कमांड्स आपको बताता हूँ, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉर्मल नेविगेशंस के जो कमांड्स होते हैं, तो वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कमांड बताई थी कि पीडब्ल्यूडी कमांड। तो वो क्या करती है, हमारी जो करंट लोकेशन है वो हमें शो करती है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये कमांड आपको पता है अभी, ओके। अभी जो नेक्स्ट कमांड क्या आती है हमारे पास, एल नाम की एक कमांड है। वो क्या करती है, जो फाइल्स होती है, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, अभी इस काली डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है वो मुझे अगर लिस्ट करनी है तो एल करता हूँ, तो वो जो सभी फाइल्स है वो मेरे पास लिस्ट हो जाती है। सिंपल, अभी आपको पता है। और इसके कुछ एडवांस भी होते हैं, लाइक इसके साथ आप कुछ पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं ls-l करता हूँ तो मुझे डिटेल्ड जो फाइल का जो डेटा होता है वो शो हो जाता है, ठीक है। मतलब वो क्रिएट कब हुई थी, उसके अंदर कितने बाइट्स है वगैरह वगैरह, वो यहाँ पर शो होता है। उसके परमिशंस वगैरह क्या है, तो वो सभी यहाँ पर शो होते हैं, -l अगर आप करते हो तो। और उसी के साथ अगर हम ls-a अगर करते हैं ना, तो हमारे पास जो, तो ये करने के बाद जो हिडन फाइल्स होती है वो भी यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए हम clear कमांड का यूज़ करेंगे, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अभी नेक्स्ट कमांड क्या है, वो है चेंज डायरेक्टरी यानी cd। तो cd से मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं लिस्ट करता हूँ। अभी देखिए मुझे क्या करना है, ये जो टूल्स वाली जो डायरेक्टरी इसके अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, cd करूँगा, टूल जो डायरेक्टरी का नाम है वो यहाँ पर दे दूंगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं सिंपल टी भी करता हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पर सजेशन आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास सजेशन नहीं आ रहा है तो आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक बार यूज़ किया ना, इसीलिए मेरे पास सजेशन आ रहा है। बट लेकिन अगर आप सिंपल टी भी प्रेस करते हो और अगर आप जो टैब बटन जो होता है ना, कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब होता है, अगर आप उसे दबाते हो ना, तो आप डायरेक्टली उसको, आपके पास सजेशन आ जाता है और सिंपल आप उस डायरेक्टरी के अंदर जाकर एंटर करके उसको ओपन कर सकते हो। तो अभी आपको ये शॉर्टकट पता चला, यानी अगर आप सी डी करके, जैसे अभी मैं बैक आता हूँ, ठीक है, बैक आने के लिए हम क्या करते हैं, सी डी डॉट डॉट का यूज़ करते हैं। आप डबल टाइम डॉट देते हो, स्पेस देकर डॉट करना है, तो आप एक स्टेप पीछे आ जाते हो। अभी एक स्टेप में पीछे आता हूँ, तो अभी मैं आ गया वापस से जो काली हमारी यूज़र डायरेक्टरी है उसके अंदर आ गया वापस से, ठीक है। और अभी हम देखिए न्यूक्लियाई टेम्पलेट जो है इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो अभी मैं इतना पूरा जो है तो टाइप करते नहीं बैठूंगा, सिंपल मैं NUC जितना मुझे आता है उतना टाइप करता हूँ। और अगर मैं टैप करता हूँ ना तो पूरा मतलब फिल हो जाता है, टैप करते पूरा आपका सजेशन आ जाता है। एंटर करता हूँ, मैं उसके अंदर चले जाऊँगा, ठीक है। एलएस करता हूँ तो उसके अंदर की जो फाइल्स है वो मुझे यहाँ पर शो होती है। और मैंने आपको बताया कि पीछे आने के लिए क्या करते हो, सी डी डॉट डॉट का यूज़ करते हो, यानी एक स्टेप पीछे आते हो आप। और अगर डायरेक्टली आपको यहाँ से डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो सीडी करके आप अगर फॉरवर्ड स्लैश करते हो ना, तो डायरेक्टली आप रूट डायरेक्टरी के अंदर चल जाते हो, ठीक है। अभी आप आ गए रूट डायरेक्टरी के अंदर। और इसी तरह से अगर आपको यूज़र डायरेक्टरी के अंदर आना है तो सिंपल सीडी करो, और जो टिल्ड का साइन है वो अगर देते हो तो डायरेक्टली आप कहाँ पर आ जाते हो, यूज़र डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यूज़र डायरेक्टरी के अंदर हम आ गए हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स और कुछ कमांड्स है, और भी कई सारे कमांड्स है, तो चलिए मैं आपको और बताता हूँ। और थोड़ा एक पाथ का काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, यानी जो एब्सोल्यूट पाथ होता है और जो रिलेटिव पाथ होता है, तो वो क्या होता है मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट पाथ की बात करते हैं। एब्सोल्यूट पाथ मतलब क्या होता है कि आप पूरा पाथ देते हो स्टार्टिंग से। अगर मुझे डेस्कटॉप डायरेक्टरी है उसे ओपन करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर डेस्कटॉप देखिए, ये जो डायरेक्टरी है अगर मुझे इसे ओपन करना है तो मैं कहीं पर भी हो, ठीक है, सिस्टम के अंदर कहीं पर भी हो, अगर मैं इसका एब्सोल्यूट पाथ देता हूँ तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर आ सकता हूँ। यानी एब्सोल्यूट पाथ मतलब क्या, कि मुझे स्टार्टिंग से देना पड़ेगा। अभी ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ फाइल सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर मैं जाता हूँ, कहाँ पर है, होम डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पर होम डायरेक्टरी के अंदर गया, और काली जो यूज़र है यहाँ पर गया, और इसके अंदर देखिए कहाँ पर है वो डेस्कटॉप, ये रहा यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी कितना बड़ा पाथ है, होम से काली डेस्कटॉप से, तो ये क्या है, एक एब्सोल्यूट पाथ है स्टार्टिंग से लेकर उसके एंड पॉइंट तक। तो अगर मैं वो पाथ यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं करता हूँ CD, और यहाँ पर मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, रूट डायरेक्टरी से, यानी फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब क्या है गाइस, रूट डायरेक्टरी। अभी मैं रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर आया, फिर यहाँ पर आने के बाद मुझे कहाँ पर आना है, होम के अंदर आना है, फिर आया मैं होम के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद फिर मुझे कहाँ पर जाना है, जो हमारा यूज़र है, ठीक है, क्या है, काली यूज़र है, राइट हमारा। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए होम, होम के अंदर उसके बाद काली, और उसके बाद ये देखिए डेस्कटॉप है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अभी फॉरवर्ड स्लैश करूँगा और दूंगा वो जो डेस्कटॉप है ना
आपको एग्जैक्टली देना है। यहाँ पर देखिए डी कैपिटल है, कोई भी मिस्टेक मत करना। अभी मैं टैब कर देता हूँ तो वो पूरा मतलब फिल हो जाएगा, ठीक है, सजेशन फिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया है, इसे बोलते हैं हम बेसिकली एब्सोल्यूट पाथ। ओके, मतलब फुल पाथ। अगर मैं एंटर करता हूँ तो मैं डायरेक्टली अभी डेस्कटॉप के अंदर आ गया। ओके, यहाँ पर एल करता हूँ तो डेस्कटॉप के ऊपर की जो फाइल्स वगैरह होंगी वो यहाँ पर शो हो गया। डेस्कटॉप के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा। सिंपल। और जो एक रिलेटिव पाथ होता है, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप बैक आता हूँ। रिलेटिव पाथ मतलब कि आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हो, अभी मैं फिलहाल कहाँ पर हूँ, रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर डेस्कटॉप प्रेजेंट है, तो मैं सी डी डेस्कटॉप अगर करता हूँ ना, अभी देखिए सी डी डेस्कटॉप, तो मैं डायरेक्टली उसके अंदर आ जाता हूँ। अब ये क्या है, रिलेटिव पाथ है। मीन्स कि अगर आप उस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हो और उसके अंदर एक डायरेक्टरी है, ठीक है, उसी के अंदर, तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सी डी डॉट डॉट करता हूँ, सी डी डॉट डॉट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं कहाँ पर हूँ गाइस, काली जो होम है, अभी मैं कहाँ पर हूँ, जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर हूँ, ठीक है। और होम के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेरे पास काली प्रेजेंट है, यहाँ पर डेस्कटॉप वगैरह नहीं है। अगर मैं यहीं से डायरेक्टली नॉर्मली रिलेटिव पाथ देता हूँ, रिलेटिव पाथ अगर मैं देता हूँ डेस्कटॉप, तो मैं यहाँ पर इसे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना होगा। अगर मैं इस डायरेक्टरी से डेस्कटॉप का एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे रिलेटिव पाथ नहीं, मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। एब्सोल्यूट पाथ कैसा था, ये वाला। अगर मैं देता हूँ तो डायरेक्टली उस फाइल के अंदर में, उस डायरेक्टरी के अंदर में चले जाता हूँ। समझ गया आपको एब्सोल्यूट पाथ और जो हमारा है, क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव पाथ, वो आपको क्लियर हो गया। ओके, तो अभी हम इसको क्लियर करते हैं, काफ़ी सिंपल है गाइस। अभी और एक कमांड है जिससे कि हम हिस्ट्री देख सकते हैं हमारी कमांड्स की। अभी देखिए मैंने सभी जो मेरा टर्मिनल है उसे क्लियर कर दिया। अभी मुझे कमांड्स यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो अगर मुझे हिस्ट्री देखना है तो उसके लिए बस आपको टाइप करना है हिस्ट्री, और यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखिए जितने भी कमांड्स में रन करता हूँ ना, तो वो सभी यहाँ पर शो हो जाती है। तो मैंने आपको बताया, और ये कहाँ से शो हो रही है, जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल सिस्टम के अंदर आता हूँ, होम के अंदर, और काली जो यूज़र है उसके अंदर, और देखिए ये जो है ना ZSH हिस्ट्री, तो ये यहाँ से शो हो रही है। ओके, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। चलिए अभी आपको ये भी पता चल गया। और कुछ कमांड्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर स्टॉप कमांड, ठीक है, अगर आपने कोई कमांड रन की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर कमांड रन करता हूँ APT अपडेट नाम से, ठीक है। अभी इसको थोड़ा, APT अपडेट एक कमांड है, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ। अभी यहाँ पर थोड़े परमिशंस के इशू है, तो मैं पहले मुझे इसको रूट यूज़र देना पड़ेगा, ठीक है। रूट यूज़र बनता हूँ एंड देन मैं करता हूँ APT अपडेट। अभी इसको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि स्टॉप कमांड कैसे काम करती है। मैं APT अपडेट बताऊँ, और देखिए अभी एक प्रोसेस स्टार्ट होगी। अगर मुझे इसे स्टॉप करना है तो मैं कंट्रोल C दबाता हूँ, तो ये जो कमांड है ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अगर आप कोई कमांड रन करते हो और आपको उसे स्टॉप करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल+C दबाओगे, तो वो जो कमांड का जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, अभी मैं यहाँ पर इसे अगेन क्लियर करता हूँ। और नॉर्मल डायरेक्ट, अभी मैं कहाँ पर हूँ, रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अभी मुझे नॉर्मल डायरेक्टरी के अंदर आना है, तो मैं क्या करूँगा, एग्जिट करूँगा, तो मैं नॉर्मल डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ, मतलब नॉर्मल यूज़र बन जाता हूँ, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, सिंपल। अभी ये चीज़ आपको पता चल गई। और एक कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसे आप जो LS करते हो, ठीक है, ये क्या है, हमारे एक्चुअल में कमांड होती है, लेकिन जो आप साथ में उसके साथ जो आप ऑप्शन देते हो ना, तो उससे बेसिकली हम ऑप्शन कहते हैं। देखिए मैंने ये जो दिया, तो हम इसे ऑप्शन कहेंगे। ओके, -A। अभी इससे क्या होगा, मतलब जो हिडन फाइल्स वगैरह होती है ना, ये शो करता है ये ऑप्शन की मदद से। अभी अगर मैं LS-H करता हूँ ना, तो यहाँ पर कुछ ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं जैसे कि अभी एन मैफ है, ठीक है, इसका -H करता हूँ, तो इसका जो यूज़र मैनुअल है, ठीक है, वो शो हो जाता है। और इसके अंदर देखिए जो सभी ऑप्शन है ना, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी एन मैप टूल यूज़ करने का सभी मतलब मैनुअल है, तो इसके अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं। अभी -R अगर मैं यूज़ करता हूँ एन मैप के साथ, तो मैं स्कैन पोर्ट्स वगैरह कर सकता हूँ। अभी ये बाद में देखेंगे गाइस, अभी नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि जो ऑप्शन होते हैं उन उसका कैसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसको मैं नीचे आता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ अभी। और जब हम इस तरह से देते हैं ना, CD// तो इससे बेसिकली अगर मैं यहाँ पर होम करता हूँ, ठीक है, तो इसको टेक्निकली हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अभी चलिए, अभी ये भी आपको बता दिया मैंने। अभी ये कुछ बेसिक था, वो मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़ा सा एडवांस चीज़ें देखते हैं, लाइक कि जो पाइप्स एक कंसेप्ट होता है इसके अंदर, तो उसको मैं थोड़ा बिगिनर लेवल के लिए आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका करंट जो आउटपुट होता है वो आप नेक्स्ट कमांड के लिए देते हो। अब अभी एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा बाहर आता हूँ, ठीक है, CD डॉट डॉट करता हूँ अभी। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बस देखना चाहता हूँ जो .csv नाम से जो फाइल्स है उन्हें ही मैं यहाँ पर बस शो करना चाहता हूँ। अभी देखिए मैं एलएस किया, तो मेरे सामने सभी जो
फाइल्स फ़ोल्डर से वो आ गए, ठीक है? अभी मैं स्पेसिफ़िकली जस्ट जिसका जो एक्सटेंशन है, ठीक है? वो डॉट CSV है, उन्हें ही बस देखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये है, ये है, ये है। ओके, बस इन्हें ही मैं देखना चाहता हूँ। यानी जो मेरा करंट आउटपुट है, उसको अगर नेक्स्ट कमांड के साथ अगर देता हूँ, तो वो यहाँ पर कैसा होता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको पाइप साइन का यूज़ करना है। अभी मैंने ls कमांड यूज़ किया, ठीक है? ls का मतलब होता है लिस्ट करो, और साथ में मैं इसका जो अभी आउटपुट आएगा, ठीक है? ये जो आउटपुट आएगा, अभी मैं नेक्स्ट कमांड का दे देता हूँ। अभी नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, मैं अभी ग्रेप का यूज़ करता हूँ। अभी ग्रेप जो होता है वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करने के लिए हम ग्रेप का यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं ग्रेफ, अरे यार, ग्रेफ, और उसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, बस मुझे चेक करना है जो डॉट CSV नाम की जो फाइल्स है वही दिखाओ। तो देखो, अभी मुझे बस वो क्या करेगा, जो डॉट CSV नाम की जो फाइल्स है बस वही शो करेगा। अभी आप कहोगे कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे फाइल्स है तब क्या? अभी देखिए, मैं आपको थोड़ा इसको रियल लाइफ एग्जांपल से ही दिखा देता हूँ। अभी देखिए, न्यूक्लियर टेम्पलेट्स है, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी फाइल्स होंगी। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ प्रोफाइल के अंदर, ठीक है? ये जो प्रोफाइल, इसके अंदर आता हूँ, इलेस करता हूँ, और इसके अंदर देखिए ऑल डॉट, अभी इसके अंदर में ए ऑल डॉट, ये जो अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो कैट, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पर देखो, ये जो ऑल डॉट YML है, ठीक है? इसके अंदर अभी मेरा मतलब कई सारे फाइल्स होगी। अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, कैट ऑल डॉट YML, ओके। इसके अंदर देखिए एक बहुत सारा टेक्स्ट है, ये देखिए बहुत सारा टेक्स्ट। अब इसमें से मैं कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट देखना चाहता हूँ, जैसे कि -http देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर करता हूँ कैट और -xml जो फाइल दूंगा, और इसको मैं अगले जो कमांड है उसके लिए दे दूंगा, ठीक है? ग्रेप से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो क्या था, HTTP था, ठीक है? HTTP देता तो देखिए स्पेसिफिकली वही लाइन मुझे शो कर देगा, जहाँ जहाँ HTTP है ना, तो वो लाइन मुझे बस शो करेगा, पूरा नहीं शो करेगा। जहाँ जहाँ HTTP है वही शो कर देगा, ठीक है? तो इस तरह से आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हो। अभी हम आगे इसको यूज़ करेंगे तब आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी के लिए आप थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपोजर यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम कुछ फाइल्स एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कमांड्स देखते हैं, लाइक कि हमें क्रिएट कैसे करनी है फाइल्स, डिलीट कैसे करनी है, मैनेज कैसे करनी है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अभी मैं ls करके आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। अभी मैं होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है? यूज़र की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर। अभी मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो फाइल क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है टच, TOCH नाम से एक कमांड है, और आपको अपना जो फाइल का नेम होता है वो यहाँ पर देना होता है। अभी मैं कोडेक्स नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी मैं एक .txt फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं उसका एक्सटेंशन दूँगा, एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखो जो .txt फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है, ओके। और आपको पता चला अभी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए देखिए MKDIR होता है, यानी मेक डायरेक्टरी, और मैं फोल्डर का नाम देना चाहता हूँ, जैसे अनिकेत देना चाहता हूँ, ठीक है? अनिकेत नाम का फोल्डर में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो एंटर करता हूँ, ls करता हूँ, तो देखो यहाँ पर अनिकेत नाम से फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा, ठीक है? MKDIR से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट एक अगर आपको डिलीट करना है, जैसे कि ये जो कोडेक्स TXT हमने क्रिएट किया था, अगर मुझे इसे डिलीट करना है, तो उसके लिए सिंपल rm नाम से कमांड होती है, rm आपको करना है, और जो कोडेक्स, ठीक है ना, आपका जो फाइल का नाम है वो आपको देना है पूरा, और एंटर करना है, और ls करता हो, तो देखो जो कोडेक्स है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। सिंपल आप rm से डिलीट भी कर सकते हो। और अगर आपको कॉपी करना है, जैसे कि ये जो फाइल, अभी मान के चलो ls करता हो, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए जो फाइल .txt है, अगर मुझे इसको कॉपी करके ये अनिकेत के अंदर पेस्ट करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल आपको क्या करना है, CP करना है, और यहाँ पर आपको उस फाइल का नाम देना है, यहाँ पर फाइल .txt, और यहाँ पर आपको देना है फ़ोल्डर का नाम, ठीक है? तो यहाँ पर ls करता हूँ, तो देखो अभी फ़ाइल को मैंने कॉपी किया है, ठीक है? कट नहीं किया है, यानी यहाँ पर भी शो हो रहा है। और अगर मैं CD करके अनिकेत को ओपन करता हूँ, तो और यहाँ पर ls करता हूँ, तो देखो जो हमने यहाँ से कॉपी किया था ना इस फाइल को, तो वो कहाँ पर आ गया, हमारे अनिकेत के अंदर आ गई। ओके, और आप उसे मूव भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? ये जो फाइल है इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी अनिकेत के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है? अभी CD डॉट डॉट किया, बैक आया एक स्टेप, और अभी देखिए ये जो फाइल .txt है इसको मैं कट करना चाहता हूँ। कहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, फिर कट करके अनिकेत के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके लिए कमांड है, ठीक है, mv नाम से, और mv करूँगा, और यहाँ पर दूंगा फाइल .txt, और इसको मैं कहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, फिर अनिकेत के अंदर, ठीक है? आपने पहले फाइल देना है और फिर आपका फोल्डर का नाम देना है, और एंटर करते हो,
एलएस करते हो तो देखो फाइल यहाँ से चली जाएगी। अभी फाइल कहाँ पर चली गई है वो, अनिकेत के अंदर। अभी मैं अनिकेत को ओपन करता हूँ, एलएस करता हूँ तो देखो अनिकेत के अंदर वो फाइल यहाँ पर कट होकर पेस्ट हो गई है। सिंपल। तो ये होता है बेसिकली क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और कॉपी पेस्ट करने के लिए कमांड्स। तो आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस करना, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कमांड्स है। अभी इसको क्लियर करते हैं और थोड़ा आगे देखते हैं। और कुछ सर्चिंग के कमांड्स मैंने आपको बताई थी। जो ग्रेफ था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एक फाइंड नाम का भी कमांड है ग्रेप की तरह ही। तो फाइंड क्या करता है, आप फाइल को फाइंड कर सकते हो। ओके, अभी मुझे रूट डायरेक्टरी के अंदर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर दूंगा और नेम दूंगा मैं उसका, और यहाँ पर देता हूँ फाइल डॉट टी एक्स टी। तो जहाँ पर देखिए, जहाँ फाइल डॉट टी एक्स टी होगी वो वहाँ वहाँ सर्च करेगा। देखिए आपको बहुत सारी जगह पर ये सर्च करके दिखाएगा। अभी इसने बहुत सारी जगह ढूंढा। देखिए यहाँ पर भी जो हमारे अनिकेत के अंदर था ना प्रेजेंट फाइल डॉट टी एक्स टी, उसने ये भी शो किया। और भी साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फाइल डॉट टी एक्स टी था तो उसने ये भी शो कर दिया। तो अगर आपको कुछ भी सर्च करना है स्पेसिफिकली तो आप इससे सर्च कर सकते हो। ठीक है, फाइंड कीवर्ड से। और जो नेक्स्ट जो ग्रेफ था, इसके थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई फाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको अच्छे से बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अभी एक बार इसको रीड करते हैं हम। इसके अंदर देखिए, मुझे ये जो न्यूक्लियाइड टेम्पलेट्स है, ठीक है, इसको सर्च करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, अभी आपको दिखाने के लिए, अगर मुझे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्पेसिफिकली इसको अगर सर्च करना है तो मैं ग्रेप का यूज़ करता हूँ। तो मैं अगर मैं यहाँ पर ग्रेप करूँगा और मुझे क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है न्यूक्लियाई टेम्पलेट। ओके, यहाँ पर ये क्या आ गया, इसको थोड़ा कट करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं न्यूक्लियर टेम्पलेट सर्च करना चाहता हूँ बस उसी फाइल के अंदर। और मैं उस फाइल का नाम यहाँ पर दे दूंगा सिंपल। तो फाइल डॉट टी एक्स टी एंटर करता हूँ तो देखो न्यूक्लियर टेम्पलेट्स उसने वहाँ पर मुझे सर्च करके दे दिया, यानी है उसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड्स अगर सर्च करना चाहते हो तो आप न्यू ग्रेफ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी ये जो ग्रेफ कमांड्स है इसका काफ़ी हम यूज़ करेंगे आगे जाकर, तो तब आपको और क्लियर होगा। तो हम इसका जैसे मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, सी डी डॉट डॉट आता हूँ वापस। ठीक है, अभी मेरे पास ना एक यूआरएल्स की लिस्ट है तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। अभी फॉर एग्जांपल ये रिंग फोल्डर ओपन करता हूँ। इसके अंदर मेरे पास देखिए अभी ये यूआरएल्स है। ठीक है, यूआरएल का टीएक्सटी है। तो इसमें से मैं कुछ स्पेसिफिक यूआरएल्स को ही सर्च करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सी डी ऑल, अभी इसे रीड करना है ना हमें, तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं ऑल यूआरएल्स जो है, अगर इसको रीड करता हूँ तो देखो इतने सारे यूआरएल्स है। अभी मैं एक एक करके तो इन्हें चेक नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स देता हूँ तो मैं बस उन्हीं को यहाँ पर देख पाऊंगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसमें से ऐसे मुझे यूआरएल सर्च करनी जिसके अंदर की एपीआई कीवर्ड आता है या फिर डीईवी कीवर्ड आता है, कुछ सेंसिटिव कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है, जब बग बाउंटी करते हो ना तब आपको इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो अभी मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कैट करना ऑल यू आर एल डॉट टी एक्स टी, लेकिन इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स इंक्लूड हो। लाइक अगर मैं ग्रेफ करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिसके अंदर एडमिन कीवर्ड हो जिस यूआरएल के अंदर, तो वही बस मुझे शो करो। तो वो बस क्या करेगा, मुझे वही कीवर्ड्स, वही यूआरएल शो करेगा जिसके अंदर की एडमिन कीवर्ड एग्जिस्ट करता है। अभी ये आप जब बग बाउंटी करोगे तब आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जब हम वेब हैकिंग वगैरह देखेंगे तब हम यूआरएल वगैरह एनालिसिस करते हैं ना, तब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये कमांड। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको इसका रियल यूज़ यहाँ पर दिखाया। ओके, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर है। अभी मैंने सर्चिंग के भी जो कमांड्स है दो, फाइंड और ग्रेप, वो भी आपको बता दिए। अभी नेक्स्ट कुछ कमांड्स है जो कि परमिशंस के लिए होती है बेसिकली। अगर कोई एग्जीक्यूटेबल परमिशन अगर आपको देनी है, रीड राइट परमिशन अगर आपको देनी है या परमिशन चेंज करनी है, तो वो होता है। तो उसके लिए सी एच मोड नाम से कमांड होती है। ठीक है, सी एच मोड नाम से, जैसे कि आप परमिशन देते हो। अभी अलग अलग परमिशन होती है, 7 अगर ये परमिशन होती है तो आप उस फाइल को मतलब परमिशन चेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बैक आते हैं वापस। यहाँ पर देखिए अभी ये जो फाइल है इसकी परमिशंस कौन थे वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, हाइपन एल शायद। ओके, यहाँ पर अगर हाइपन एल करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये जो फाइल डॉट टी एक्स टी है, तो इसको ये सारी परमिशन है उसकी। ठीक है, रीड राइट ये यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी परमिशन चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ सी एच मोड और 7777 फुल परमिशन यहाँ पर फाइल डॉट टी एक्स टी। और अगर मैं वापस से चेक करूँ तो देखो उसकी जो परमिशन है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर पहले ये परमिशन थी, अभी यहाँ पर ये परमिशन हो गई है।
ठीक है? आप सिर्फ़ रीड के लिए भी परमिशन दे सकते हो, फिर सिर्फ़ राइट के लिए भी परमिशन दे सकते हो। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि एक फ़ाइल है सपोज़ हमारे पास जो फ़ाइल हमने देखी थी ना एलएस फाइल डॉट टीएक्सटी अभी इसके लिए परमिशन कौन-सी है? ये है, ठीक है? रीड, राइट वगैरह-वगैरह, ठीक है? रीड, राइट, एग्ज़ीक्यूट ये जो परमिशंस है इसके लिए है अभी। ओके, हम इसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इसकी परमिशन, इसको सिर्फ़ अभी मैं जो परमिशंस है, ठीक है? उन्हें निकालना चाहता हूँ, ठीक है? इसको कोई परमिशन नहीं देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? chmod यहाँ पर करता हूँ, ओके? और यहाँ पर आपको अगर मैं माइनस साइन का यूज़ करता हूँ और मैं निकालना कौन-सी चाहता हूँ? रीड की परमिशन, राइट की परमिशन और एग्ज़ीक्यूट की परमिशन, ठीक है? ये रिमूव करना चाहता हूँ और मैं फ़ाइल का नेम दे दूँगा वो फाइल डॉट टीएक्सटी, एंटर करता हूँ। तो अभी क्या हो जाएगा, इसकी जो ये जो परमिशन थी, ठीक है? वो रिमूव हो गई। अगर मैं हाइफ़न एल यहाँ पर ये वाली कमांड रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ़ इसके अंदर राइट करने की परमिशन है, ठीक है? अभी हम सिर्फ़ राइट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कैट करता हूँ, फाइल डॉट टीएक्सटी ओपन करता हूँ, तो देखो, यहाँ पर इसको अभी हम नहीं देख पा रहे क्योंकि अभी इसकी परमिशंस नहीं है हमारे पास इसको रीड करने के लिए, ठीक है? अभी यहाँ पर रूट का कांसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं sudo su करता हूँ और यहाँ पर देता हूँ, अभी मैं रूट यूज़र हूँ, ठीक है? और अगर मैं इसकी जो फ़ाइल है उसको अगर रीड करता हूँ, फाइल डॉट टीएक्सटी, तो मैं ईज़िली उसको रीड कर सकता हूँ क्योंकि रूट यूज़र ऐसा यूज़र होता है जिसके पास फुल कंट्रोल होता है। अगर किसी फ़ाइल की अगर उसके पास परमिशन भी नहीं है उसको रीड करने की, फिर भी मैं उसको रीड कर पा रहा हूँ। ठीक है गाइज़? अभी आपका जो कांसेप्ट था नॉर्मल यूज़र और रूट यूज़र का, वो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? कि हम जो नॉर्मल यूज़र थे तो हम रीड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे हम रूट बने तो हम ईज़िली उसको रीड कर पा रहे हैं। और परमिशन कैसे चेंज करते हैं आपको पता चला अभी? तो और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और इसको बस मैं परमिशन देना चाहता हूँ एग्जीक्यूट की। तो यहाँ पर देखो, आप जब परमिशन निकालते हो तब आप माइनस साइन का यूज़ करते हो और जब परमिशन देते हो तब आप प्लस एक्स का यूज़ करते हो, ठीक है? अभी हम इसको रीड एंड राइट की देते हैं, ठीक है? आर एंड डब्ल्यू। तो यहाँ पर मैंने रीड और राइट की परमिशन दे दी। अगर मैं यहाँ पर इसको वापस से देखता हूँ तो देखो, मेरे पास रीड एंड राइट की परमिशन यहाँ पर आ गई है। यानी अभी मैं नॉर्मल जो यूज़र है वो भी इसको देख सकता है, ठीक है? क्योंकि अभी इसको रीड एंड राइट की परमिशन है इस फाइल को। तो अभी आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा, रीड एंड राइट और जो परमिशंस होते हैं वो कैसे हम देते हैं। और अभी मैं इसको थोड़ा-सा और एक एग्ज़ाम्पल से बताना चाहता हूँ गाइज़ आपको। मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ, टूल के अंदर मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट होगी शायद, मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ एक बार। अभी यहाँ पर देखिए ये एक JSF scan डॉट sh है, इसकी मैं परमिशन एक बार देखना चाहता हूँ, ठीक है? एक टूल है ये, इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन है ऑलरेडी। तो अभी हम उसकी परमिशन रिमूव करेंगे एंड देन उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे, क्योंकि आगे जब हम टूल्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे ना, तो वहाँ पर ऐसे कुछ स्क्रिप्ट वगैरह हम डाउनलोड करेंगे जिनकी की एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं होगी, यानी हम डायरेक्टली उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो उन्हें एग्जीक्यूटेबल परमिशन हमें देनी पड़ती है, तो हम उसको कुछ इस तरह से देते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एलएस करता हूँ, हाइफन एल करता हूँ और परमिशन देखता हूँ उनकी। अभी ये देखिए, इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, अभी मैं इसकी परमिशन रिमूव करता हूँ, ठीक है? मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर, सी एच मोड माइनस आर डब्ल्यू एक्स, ओके, सभी परमिशन रिमूव करना चाहता हूँ मैं किसकी, ये जो जे एस एफ स्कैन है ना, इसके। तो अभी मैंने इसकी सभी परमिशन रिमूव कर दी है, ठीक है, जे एस एफ स्कैन। और अगर मैं एल एस करता हूँ तो अभी मैं इसको डायरेक्टली अभी रन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? और अगर मुझे अभी इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, सी एच मोड, और यहाँ पर मुझे प्लस करना पड़ता है और यहाँ पर आपको करना पड़ता है एक्स, और उसके बाद जो फ़ाइल का नाम है, वो देना होता है आपको जेएसएफ स्कैन और एसएच, और रन करता हूँ, तो यहाँ पर अभी इसको जो है एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल सकती है, यानी अभी ये एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है? यानी वो रन हो सकता है, सिंपल। यहाँ पर देखिए जेएसएफ स्कैन, इसको किसके एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, अभी यानी ये एग्जीक्यूट हो सकता है, इसे हम रन कर सकते हैं, ठीक है? ये कंसेप्ट आपका बाद में क्लियर होगा जब हम टूल्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे ना, तब हम एक्चुअल में परमिशन परमिशन देंगे उन्हें, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। कुछ कमांड्स है, जैसे कि सिस्टम की अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो उसके लिए भी कमांड्स होती है, जैसे हु इज़ नाम के एक कमांड है, शायद वो हु एम आई है शायद, ठीक है? जिससे कि आप करंट जो यूज़र है वो देख सकते हो। अभी करंट यूज़र क्या है, काली है। अगर मैं यहाँ पर रूट यूज़र बनता हूँ, ओके, और अगर मैं यहाँ पर अगर चेक करता हूँ हु एम आई, ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट। अभी मैं कौन सा यूज़र है, रूट यूज़र हूँ, ओके। तो ऐसे आप यूज़र भी चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप आईडी करते हो तो आपको मतलब यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो हो जाती है, उसकी आईडी वगैरह क्या है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, ओके। और यू नेम अगर करते हो
और -a अगर करते हो तो आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक सिस्टम की जो डिटेल्स होती है वो आपके यहाँ पर शो होती है। और एक टॉप एक कमांड है जिससे कि जो रनिंग प्रोसेसेस है, ठीक है, वो यहाँ पर शो होती है। जो भी रनिंग प्रोसेसेस है ना हमारे पास, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी आपको। आप यहाँ से टर्मिनेट और एग्जिट भी उन्हें कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी मैं इसे क्लियर करता, अभी इसको कैंसिल करता हूँ मैं। कैंसिल करने के लिए क्या है, कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल सी करते हो तो जो कमांड है वो स्टॉप हो जाती है। इसको क्लियर करता हूँ एक बार। तो चलिए अभी ये कमांड्स होगी। अभी कुछ ऐसे कमांड्स है जो कि प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, राइट, मैंने आपको अभी जो प्रोसेसेस बताए ना, तो उन्हें मैनेज करने के लिए भी होता है। लाइक अगर मैं पीएस करता हूँ तो देखिए ये जो प्रोसेस है ये भी चल रही है सपोज। तो अगर मैं PSOUX करता हूँ यानी डिटेल्ड प्रोसेसेस, तो ये सभी प्रोसेसेस यहाँ पर शो हो जाती है। जितनी भी प्रोसेस मेरी इस लिनक्स सिस्टम के अंदर चल रही है वो सभी शो हो जाती है। अगर मैं पर्टिकुलर किस प्रोसेस को कट करना चाहता हूँ, अगर आपका कोई प्रोसेस है वो स्टक हो जाए, ओके, और आप अगर उसको किल करना चाहते हो, राइट, अगर आप अपने विंडोज़ के अंदर देखते होगे, आप राइट क्लिक करके आप जाते हो ना टास्क मैनेजर के अंदर और यहाँ पर प्रोसेस को किल करते हो। तो उसी तरह अगर आपको लिनक्स के अंदर भी करना है तो उसके लिए आपको बस किल करना होता है, यहाँ पर कमांड, और प्रोसेस का आईडी देनी होती है। जैसे कोई भी आईडी होती है, देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस की आईडी है। अगर ये मैं दे दूंगा तो वो प्रोसेस किल हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। सिंपल। ये होता है प्रोसेस को किल करने के लिए। जैसे हम विंडोज़ के अंदर राइट क्लिक करके किल करते हैं ना प्रोसेस को, टास्क मैनेजर के अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए टास्क मैनेजर के अंदर मैं गया, अभी विंडोज़ का है, ठीक है। यहाँ पर आया, देखिए ये अलग अलग प्रोसेसेस है। अगर मैं इनमें से कोई प्रोसेस को कट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, एंड टास्क कर दूंगा, तो प्रोसेस मेरे सिस्टम से चली जाएगी। तो वैसे लिनक्स के अंदर भी आप कर सकते हो, किल करना होता है और प्रोसेस का आईडी देना होता है, सिंपल। अभी कुछ नेटवर्किंग की कमांड्स है गाइस, और नेटवर्किंग के कमांड्स के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो मैं उसको शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आपको पिन कमेंट में भी शो हो जाएगा। तो नेटवर्किंग रिलेटेड जो कमांड्स है, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर कि मैंने डिटेल में जो नेटवर्किंग की कमांड्स है, लाइक IP कन्फिग, जो IP एड्रेसेस वगैरह कैसे चेक करते हैं, पिंग वगैरह जो कमांड्स होती है, नेट स्टैट जो कमांड्स होती है, तो सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया, तो वो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। अभी मैं आपको क्विकली जो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स है उन्हें शॉर्टली दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसीलिए जो नेटवर्किंग के जो कमांड्स है वो हम इस वीडियो के अंदर नहीं कवर कर रहे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वो आप एक बार देख लेना, ओके। तो अभी मैं कुछ पैकेज मैनेजमेंट रिलेटेड कमांड दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि अगर आपको कोई टूल्स वगैरह इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो उसके लिए कमांड्स होती है। सबसे पहले तो APT अपडेट एक कमांड होती है, जो क्या करती है, सिस्टम के अंदर जो नए टूल्स की लिस्ट है उन्हें अपडेट करती है। यानी जो लेटेस्ट टूल्स के जो वर्जन वगैरह होते हैं ना, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर अपडेट की जाती है। यानी जो Nmap का अगर लेटेस्ट वर्जन है तो वहाँ पर बस वर्जन अपडेट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर APT अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर परमिशन डिनाई आएगा, तो इसके लिए मुझे सूडो APT अपडेट करना होगा, ठीक है। मतलब उसको टेम्परेरी रूट यूज़र की परमिशन देकर मैंने उसको अपडेट कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हमारे पास टूल्स पैकेजेस वगैरह होंगे, उनका लेटेस्ट वर्जन हमारे काली लिनक्स के अंदर ऐड हो जाएगा, ओके। यानी जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। अभी मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, यानी एक्चुअल में अभी मैं अपग्रेड करूँगा उन टूल्स को। तो उसके लिए क्या होता है, अपग्रेड नाम से एक टूल होती है, अपग्रेड नाम से कमांड्स होती है, APT अपग्रेड। तो एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पर भी देखिए परमिशन डिना आएगा, तो इसके लिए भी मुझे सिंपल APT सूडो APT अपग्रेड, ठीक है, APGRAD, ओके, अपग्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरे सिस्टम के अंदर सभी जो भी टूल्स होंगे, जो भी पैकेजेस होंगे, वो सभी अपग्रेड हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। जब भी आप कोई टूल इंस्टॉल करते हो ना, तो ये 2 स्टेप्स सबसे पहले कर लेना, क्योंकि अगर ये करते हो तो आपको जो लेटेस्ट टूल है, लेटेस्ट वर्ज़न है, वो मिलेगा, ओके। यानी इससे क्या होता है, अपडेट से क्या होता है, जो लेटेस्ट वर्ज़न आता है ना, वो अपडेट होता है APT लिस्ट के अंदर, और उसके बाद अपग्रेड के थ्रू हम उसको डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं, ओके। एक्जिस्टिंग जो टूल है, अगर मैं कोई टूल इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको कैंसल कर देता हूँ, काफ़ी लंबा प्रोसेस लेगा ये अपग्रेड होने के लिए। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ और अभी मैं आपको एक टूल इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मुझे Nmap टूल इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, APT, अभी देखिए सूडो परमिशन आपको देनी होगी, सूडो, अभी मैं करूँगा APT इंस्टॉल, और उसके बाद Nmap, यहाँ पर टूल का नाम दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं Nmap टूल को यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा Nmap जो है वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। Nmap इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, अभी मेरे पास ऑलरेडी था, इसलिए उसने कह दिया कि मेरे पास ऑलरेडी वर्जन है, तो ये मतलब आपका ऑलरेडी न्यू वर्जन है इसके अंदर, ठीक है, सिंपल। अभी एक लास्ट जाते-जाते एक शॉर्टकट है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपने जो लास्ट कमांड जो यूज़ की थी वो क्या थी। अगर आप डबल एक्सप्लेनेशन मार्क अगर करते हो ना, तो लास्ट जो कमांड है वो आपको शो होती है। अगर लास्ट मैंने क्या किया था, क्लियर यूज़ किया था, तो मेरे को क्लियर जो है वो यहाँ पर शो हो गया, ओके। तो ये शॉर्टकट है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट स्पेशल कमांड्स है, लाइक अगर आपको स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है,
तो उसके लिए सिंपल आप इको कमांड का यूज़ करते हो और अगर आप जो भी चीज़ प्रिंट करना चाहते हो, जैसे मैं टीएक्सटी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो देखो सिंपल यहाँ पर प्रिंट हो जाता है, ओके। तो आई होप आपको ये जो कमांड्स है मैंने बताई, ये आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई छोटी से छोटी भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा उसे, ओके। अगर नहीं पता चलता है वहाँ पर भी, तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको नोट्स और बुक्स प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आई होप आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया होगा। मैंने ऑलरेडी वहाँ पर एक लिनक्स का बुक अपलोड करके रखा हुआ है। वहाँ से आप कुछ कमांड्स को रेफ़र कर सकते हो, वहाँ से और लर्निंग कर सकते हो और एक चीट शीट भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारे नेटवर्किंग के ऊपर। और नेटवर्किंग के कुछ आई होप 15-20 वीडियो होंगे जिसके अंदर कि मैं कंप्लीट नेटवर्किंग का जो बेसिक्स है वो कवर कर दूंगा, एंड देन फिर हम एक्चुअल हैकिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। सबसे पहले हम फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कोर्स के अंदर कहा था। सबसे पहले बेसिक कवर करेंगे, देन एडवांस करेंगे, ओके। तो हम अभी जो हमारा लिनक्स का बेसिक्स है वो कवर हो चुका है। और अगर कुछ बचता भी है छोटी मोटी चीज़ें, तो वो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। और आगे तो वैसे हम एडवांस के अंदर जब देखने वाले, तब हम लिनक्स को तो यूज़ करेंगे ही, तब हम बहुत अच्छे से उसको समझेंगे, ओके। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज के लिए बस इतना ही गाइस, बहुत बड़ा वीडियो था है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो, हम वहाँ पर उसको और फिक्सेस देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।